हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है पगला एक्सप्लेन चैनल पे। तो आज हम लोग फिर से एक और न्यू मानवा को एक्सप्लेन करने वाले हैं। अगर ये पहले से एक्सप्लेन है तो माफी दे दो भाई। वैसे भी अगर एक बार शुरू कर दिया तो कंटिन्यू करेंगे ही। वैसे हम लोग लास्ट में बात करेंगे कि 4 दिनों से वीडियो क्यों नहीं आए और रीजन जान के तुम भी ज्यादा खुश हो जाओगे। वैसे सीरीज का नाम है विद ए शॉर्ट डोमेन आई कैन बिकम शॉर्ट, और मैं प्रीटी श्योर हूँ कि ये पहले से ही एक्सप्लेन है, लेकिन थोड़ा सा मजा देखते हैं कि ये कैसी है। मुझे ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग लगी, तो चलिए जानते हैं इस मानवा की कहानी को बिना किसी देरी के। एपिसोड की शुरुआत में हम लोग जैंग नाम के एक नौजवान को देखते हैं जो कि हमारी और तुम्हारी तरह अपनी जिंदगी से परेशान है। जैंग जिस भी सेक्टर से आता है वहाँ पे इसकी किसी से लड़ाई हो गई थी और उन्होंने इसे लात मार के बाहर फेंक दिया है। और साथ ही में ये जब वहाँ से बाहर निकल के आया था, यानी कि धक्के खा के, तो फिर उसके ऊपर डेमन रेस के कुछ डीमंस ने हमला भी कर दिया और उस वजह से ये बहुत ज्यादा घायल है और ये पिछले 3 हफ्तों से यहाँ पे भूखा मर रहा है और इसके पास खाने के लिए गेहूं का एक दाना तक नहीं है। वैसे जैंग को कोई ना कोई तरीका ढूंढ के बाहर निकालना ही पड़ेगा खुद को हील करने के लिए, नहीं तो जैंग यहाँ पे भूखा ही मारा जाएगा और बदला लेने की बात तो छोड़ ही दो। और सोने पे सुहागा, जैंग के पास कल्टीवेशन भी नहीं है। डैमेज की वजह से उसने अपनी कल्टीवेशन को खो दिया है और वो दिल से बस यही दुआ कर रहा था कि यहाँ पे कोई भी डीमन मॉन्स्टर ना आए। लेकिन उसी टाइम पे एक टाइगर डीमन उसके पीछे से आता है और कहता है एल्विस बॉय, जिसे जैंग काफी ज्यादा डर जाता है और वो काफी हैरान हो जाता है कि एक डीमन यहाँ पे कैसे आ गया। खैर टाइगर डीमन उसे कहता है कि तुम्हारे पास कोई भी कल्टीवेशन नहीं है और तुम लगभग एक नॉर्मल से इंसान हो, इसीलिए मैं तुम्हारा कीमा बना के खाने वाला हूँ। जिसे जैंग की काफी ज्यादा फट जाती है और वो कहता है कि ये डीमन यहाँ पे कैसे आ गया और क्या मैं मरने वाला हूँ। इसके बाद वो रोना गाना शुरू कर देता है कि उसकी जवानी ऐसे ही जाया जाने वाली है। खैर उसी टाइम पे सिस्टम उसके सामने आता है और उसे बताता है कि सिस्टम फिर से खुद को फोर्सफुली एक्टिव कर रहा है क्योंकि आने वाले होस्ट की जान खतरे में है। और हमारे जैंग को सिस्टम मिलता है दी शॉर्ट डोमेन सिस्टम, और हमें डोमेन सिस्टम्स के बारे में पहले से ही पता है थैंक्स टू जैंग उसकी बदौलत। इसीलिए हम सीधा जैंग पे आते हैं जहाँ पे वो खुशी के मारे रोने लगता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि जैंग को इस दुनिया में आए हुए 3 साल हो चुके हैं और वो 3 सालों से बस इसी चीज का इंतजार कर रहा था कि कब उसके साथ कुछ फैंटेस्टिक होता है। और आखिरकार 3 साल बाद उसे सिस्टम मिल गया है तो उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। खैर वो टाइगर डीमन साइड में खड़ा होकर कहता है इसकी माँ का साला मुझे इग्नोर कर रहा है। इसके बाद वो भागते हुए उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन क्योंकि मेन कैरेक्टर के पास अगर सिस्टम हो तो फिर वो भाई इनविंसिबल है, इसीलिए जैंग आगे से अपनी शॉर्ट पावर का यूज करता है और टाइगर डीमन के ऊपर एक ही शूट मारता है और वो उड़ते हुए पीछे जाके गिरता है। इसके बाद जैंग वहाँ पे एनर्जी का यूज करके एक शॉर्ट बना लेता है क्योंकि ये शॉर्ट डोमेन है, तो फिर जैंग यहाँ पे अपनी पावर का इस्तेमाल करके डोमेन्स के अंदर शॉर्ट को बना सकता है। उसी टाइम पे वो टाइगर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो डायरेक्ट जैंग के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन जैंग उसी शॉट को यूज करते हुए उसके ऊपर एक ही हमला करता है और उसकी बॉडी को धूल में मिला देता है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि वो स्ट्राइक आसमान को चीरते हुए जाती है, और तुम्हें तो पता ही है कि अगर कोई भी चीज आसमान को चीरते हुए जाए तो फिर वो इमोर्टल्स को पप्पी दे के ही जाती है। इसीलिए जैंग की स्ट्राइक डायरेक्ट इमोर्टल लैंड के अंदर घुस चुकी थी और वो किसी पवित्र चीज से टकराने वाली थी। हम लोग देखते हैं कि इमोर्टल वर्ल्ड का जो ताकतवर बंदा था वो भी इस बात से हैरान होता है कि एक नॉर्मल सा बॉटल वाली दुनिया से कोई स्ट्राइक हेवन तक आ चुकी है, लेकिन वो इस बात से हैरान हो जाता है कि उस स्ट्राइक ने उसके कोई पवित्र चीज को सर पास कर दिया है। और जैंग की स्ट्राइक जिस चीज से टकराई थी वो भाई किसी बर्तन की तरह है, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही ट्रेजर टाइप का है और उसके टकराने की वजह से वो ट्रेजर भाई सीधा मॉर्टल वर्ल्ड के अंदर आके गिरने लगता है। हम लोग देखते हैं कि आसपास के जितने भी सेक्टर वाले थे, फिर वो चाहे सोल वैली हो, डार्क वैली हो या फिर नीली गली हो, वहाँ पे सभी लोग इस बात से हैरान हो चुके थे कि किसी के पास इतनी ज्यादा शॉर्ट दाव है जो कि अपनी पीक स्टेज पे है कि उसने हेवन को बीच से काट दिया है और साथ ही में एक हेवनली ट्रेजर को नीचे गिरा रही है। इसीलिए सभी लोग अपने अपने डिसाइपल्स को उस जगह पे भेजने लगते हैं जहाँ पे वो डिवाइन बर्तन गिरा था, ताकि वो लोग उसे एक्वायर करके अपनी ताकत को बढ़ा सके। उसी टाइम पे हम लोग इमॉर्टल वर्ल्ड को देखते हैं जहाँ का जो लीडर था वो वहाँ पे अपने 4 जनरल्स को बुलाता है और उन्हें ये ऑर्डर देता है कि जिस किसी बंदे ने ये कांड किया है और हमारे डिवाइन बर्तन को नीचे गिराया है और हमारे हेवंस को इतनी ज्यादा चोट पहुंचाई है, उसे बेदर्दी के साथ मार दिया जाए और कोई भी दया ना दिखाई जाए। और चारों जनरल्स इस मिशन को लेके वहाँ से निकल जाते हैं। उसी टाइम पे हम लोग जैंग को देखते हैं जो कि अपनी शॉर्ट पावर को देख के बहुत ज्यादा हैरान हो चुका था और उसे समझ में नहीं आया था कि उसके पास इतनी ताकत कहाँ से आ गई। खैर उसी टाइम पे उसके साथ सिस्टम आता है और उसे बताता है कि उसका शॉर्ट डोमेन सिस्टम उसी तरह से काम करता है जैसे कि नॉर्मल सिस्टम करते हैं। शॉर्ट पॉइंट की जरूरत पड़ेगी सिस्टम को एक्सपेंड करने के लिए ताकि
एरिया को बढ़ाया जा सके। और साथ ही में जैंग को टाइगर डीमन मारने के बदले में 14 शॉर्ट पॉइंट मिले थे, यानी कि 400। और जैंग को ये सब चीजें समझने में ज्यादा देर नहीं लगती है और साथ ही में उसे न्यू भी गिफ्ट पैक भी मिला था। और जब जैंग उसको खोलता है तब उसे उसके अंदर से कि उसकी शॉर्ट डोमेन अपग्रेड हो गई है, जहाँ के अंदर वो अगर किसी भी चीज का इस्तेमाल करेगा तो वो उसको एक शॉर्ट की तरह यूज करता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर जैंग किसी पत्ते का इस्तेमाल करता है और उस पत्ते को सामने की तरफ फेंकता है तो वो पत्ता एक शॉर्ट के स्लैश में बदल जाएगा। और इसी चीज को जब जैंग ट्राई करता है तब सामने की तरफ एक स्लैश जाता है जो कि बड़े से पत्थर को मक्खन की तरह काट देता है, जिसे जैंग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और ये भी कहता है कि ये सिस्टम तो कुछ ज्यादा ही धमाकेदार है। खैर इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जैंग अलग अलग चीजें ट्राई करता है, जहाँ पे वो अपनी उंगलियों को पावर रिलीज करते हुए यानी कि उन्हें शॉर्ट में बदल के एक लकड़ी के हिस्से को लेता है और उसे अपनी उंगलियों के साथ काट पीट के एक बराबर कर देता है और उसे एक एंटिक पीस बना लेता है। और ये कोई नॉर्मल सी मूर्ति मत समझना, अभी ये बहुत बड़ा कांड करने वाली है। खैर जैंग अपने सिस्टम की पावर्स को देख के काफी ज्यादा हैरान था और वो उसे काफी चीजें पसंद भी आ रही थी, लेकिन उसे एक चीज समझ में नहीं आई थी कि ये शॉर्ट डोमेन एक जगह से हिलती क्यों नहीं है, ये एक ही जगह पे चिपकी हुई क्यों है। इस पे सिस्टम उसे बताता है कि शॉर्ट डोमेन सिस्टम जब शुरू होता है तो ये फिक्स हो जाता है, जिसके बाद इसको हिलाया या फिर बढ़ाया नहीं जा सकता है। यूजर सिर्फ अपनी शॉर्ट डोमेन अर्निंग पॉइंट का इस्तेमाल करके ही इसे बढ़ा सकता है। अगर यूजर जबरदस्ती कुछ भी करने की कोशिश करता है तो फिर यूजर जितनी भी चीजें सिस्टम से पाया है उन्हें खो देगा, इसलिए यूजर अपनी औकात में रहे। जिसे जैंग ये बात समझ आता है कि अगर उसने जैसे ही डोमेन से एक भी कदम आगे रखा तो फिर वो तुरंत कमजोर होगा और उसे पेल दिया जाएगा। और उसे इस बात की चिंता होने लगती है कि शॉर्ट डोमेन को एक्सपेंड करने के लिए कम से कम 10,000 पॉइंट की जरूरत पड़ेगी और उसे एक मॉन्स्टर मारने के बदले में सिर्फ 100 पॉइंट मिलते हैं। तो फिर पता नहीं उसे कितने सारे मॉन्स्टर्स को मारना पड़ेगा इसे पूरी तरीके से एक्सपेंड करने के लिए। खैर उसी टाइम पे उसे पता लगता है कि वो भूखा है, तो फिर वो भागते हुए कुकुरमुत्ता तोड़ने के लिए चला जाता है ताकि वो उन्हें खा सके। अगर तुम्हें नहीं पता है कि कुकुरमुत्ता क्या होता है तो फिर उन्हें इंग्लिश में मशरूम्स कहते हैं। खैर उसी टाइम पे हम लोग एक फॉक्स को देखते हैं और ये फनी कैरेक्टर होने वाला है। उसका पीछा कई सारे डिसेबल्स कर रहे थे ताकि वो उसके स्किन को चीर के उससे भाई कपड़े बना सके। वो भाई बताता है कि वो कोई नॉर्मल सा फॉक्स नहीं है कि गली में पड़ा हुआ कूर्मा है, दी डार्क डीमन किंग है और इसके ऊपर भाई वो डिवाइन बर्तन आके गिरा था जिस वजह से ये घायल हो चुका है, नहीं तो इसने कब का इन लोगों को भाई कच्चा चबा गया होता। और ये डिसेबल साले इतने ढीठ हैं कि इसका 10 किलोमीटर से पीछा करते हुए आ रहे हैं और बेचारे को भाई रुकने तक का मौका नहीं दिया कि वो सांस ले सके। खैर उसी टाइम पे फॉक्स की नजर जैंग के ऊपर पड़ती है जो कि कुकुरमुत्ता का सूप बना के चख रहा था और वो दिल से बस यही दुआ करता है कि कहीं से भाई मीट मिल जाए। खैर फॉक्स को ऐसा लगता है कि जैंग के पास कोई भी कल्टीवेशन नहीं है, वो नॉर्मल सा बकरा है, अगर वो उसे खा लेगा तो फिर उसकी हेल्थ रिकवर हो जाएगा जिसके बाद वो इन सभी लोगों को कच्चा चबा सकता है। जिसके बाद वो फॉक्स जैंग के ऊपर कूद पड़ता है और उससे कहता है इंसान मुझे अपनी जिंदगी भाड़े पे दे दो। लेकिन वो जैसे ही जैंग के ऊपर हमला करता है तो फिर जैंग उसे भाई चमकती हुई आंखों से देखने लगता है और उससे कहता है खाना। जिसके बाद वो उसके ऊपर एक ही पंच मारता है और वो उड़ते हुए पत्थरों से टकरा के नीचे गिर जाता है। खैर फॉक्स को कुछ भी समझ में नहीं आया था कि जैंग जैसा नॉर्मल इंसान उसे उठा के कैसे पटक सकता है और उसकी 2-3 हड्डियां टूट चुकी थी। खैर उसी टाइम पे उसकी नजर खाना पकाने वाले चम्मच के ऊपर पड़ती है, जिसके बाद जैंग भाई एकदम गुस्से में अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उसकी तरफ आगे बढ़ने लगना है जैसे कि वो उसे भाई नोच के खा ही जाएगा। वहीं पे वुल्फ अपने मन के अंदर सोचता है साला अपन डीमन किंग है भी, क्या तुम हमको साला चम्मच से पील दोगे, थोड़ा सा तो लिहाज करो। जिसके बाद फॉक्स की इतनी ज्यादा फट जाती है कि वो डर के मारे वहीं पे नॉकआउट हो जाता है। खैर उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि वो डिसाइपल जैंग के घर के अंदर घुस जाते हैं और उससे कहते हैं कि तुमने हमारा शिकार चुराया है, तुम हो कौन। लेकिन उसी टाइम पे जैंग अपनी पावर्स को रिलीज करता है और उसकी पावर की रिलीज करने की वजह से जितने भी डिसाइपल थे वो सभी पीछे खिसक जाते हैं और उनमें से एक डिसाइपल जो कि हाई लेवल पे था वो एक ही झटके में समझ जाता है कि जैंग के पास सॉर्ड ऑफ ऑल थिंग्स है। बेसिकली इसके अंदर अपोनेंट समझ जाता है कि सामने वाला बंदा ना के गंदगी से भी सॉर्ड बना सकता है। जानता हूँ जो गंदा है लेकिन कभी कभी बनाने पड़ते हैं। जिसे जैंग काफी हैरान हो जाता है कि साले किस बारे में बात कर रहे हैं, अपन तो यहाँ पे है ही नहीं। लेकिन उसी टाइम पे वो डिसाइपल इस बात से काफी हैरान हो जाता है कि उसे कैसे पता नहीं चला कि इस जगह पे कोई सुप्रीम मास्टर भी है जिसके पास ऐसी एबिलिटीज हैं। उसी टाइम पे जूनियर सिस्टर अपने भाई से पूछती है दद्दू क्या आप इसके बारे में बात कर रहे हो। लेकिन हम लोग जैंग को देखते हैं और जब उसकी नजर उसके खाना बनाने वाले पॉट के ऊपर पड़ती है तब उसे पता चलता है कि वो नीचे गिर गया है और वो काफी परेशान हो जाता है क्योंकि बेचारे के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। वो बंदा अपनी जूनियर सिस्टर्स को बताता है कि उनके सामने जो बंदा बैठा हुआ है वो एक सुप्रीम मास्टर है और उसके पास एक डिवाइन एबिलिटी है, दी सॉर्ड ऑफ ऑल थिंग्स, और उसके जैसा बंदा किसी होली इमोर्टल सेक्टर से आता होगा। लेकिन हम लोग जैंग को देखते हैं
और उसका सूप थोड़ा सा बच गया था, इसीलिए उसके दिन भर का काम चल जाएगा, दोबारा खाना बनाने की जरूरत नहीं है। उसी टाइम में जैंग की नजर उन तीनों के ऊपर पड़ती है तो वो तीनों जैंग से काफी हैरान हो चुके थे। जिसके बाद जैंग उनसे पूछता है कि भैया कहाँ से आए हुए हो। जिसपे वो तीनों बताते हैं कि वो लोग इस डिमोनिक बीस्ट का पीछा कर रहे थे और ये काफी फेमस डिमोनिक बीस्ट है, नहीं तो वो लोग इसे कभी भी जिंदा नहीं छोड़ते और अब तक तो इसकी बोटी बोटी निकाल के खा चुके होते। जैंग को उन्हें देख के एक ही झट में पता चल जाता है कि इनके अंदर सॉर्ड की इधर उधर घूम रही है, इसीलिए बेशक ये सभी सॉर्ड कल्टीवेटर्स थे। जिसके बाद जैंग उन लोगों से पूछता है कि तुम लोग कौन से सेक्टर से आते हो, जिसमें वो तीनों अपने सेक्टर का नाम बताते हैं जो कि था होली सॉर्ड इमॉर्टल सेक्टर। जिसके बाद तीनों एक एक करके अपना नाम बताते हैं और जैंग को ग्रीटिंग देते हैं, जिनमें से लड़के का नाम था डुआन, नीले बाल वाली लड़की का नाम था मूलन, गुलाबी बाल वाली लड़की का नाम ताशियो। और वो लोग जैंग से माफी मांगते हैं कि उन्होंने जैंग को काफी ज्यादा परेशान किया, ये काफी खतरनाक सिचुएशन थी, नहीं तो वो कभी भी जैंग को परेशान ना करते। जैंग इस बात से काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि इन लोगों ने इतनी आसानी के साथ माफी मांग ली, क्योंकि सॉर्ड कल्टीवेटर कभी भी इतनी आसानी के साथ नहीं जाते हैं अगर वो किसी सेक्टर के साथ नाता रखते हैं। इसके बाद जैंग उन लोगों से पूछता है तो फिर क्या ये कुत्ता, लेकिन वो लोग आगे से कहते हैं बिल्कुल सर ये आपका है, हम लोग यहाँ से तुरंत निकल रहे हैं और जब अगली बार आएंगे तब हम लोग आपसे अच्छे से बात करेंगे। दरअसल डुआन काफी ज्यादा घबरा चुका था, क्योंकि जैंग के अंदर से जो कौरा बाहर निकल रहा था वो बहुत ज्यादा भयानक था, इसीलिए वो लोग यहाँ से तुरंत भागना चाहते थे इससे पहले कि जैंग को गुस्सा आ जाए। फिर वो लोग जल्दी जल्दी से वहाँ से भाग ही रहे थे कि तभी जैंग उन्हें रोक देता है और उनसे कहता है कि वो फ्री की कोई भी चीज नहीं रखता है। इसके बाद उसने जो अपने हाथों से लकड़ी का पुतला बनाया था वो उन लोगों को गिफ्ट के तौर पे दे देता है। इसके बाद वो वहाँ से पीछे चला जाता है और तुम लोग इसे भूलना नहीं, ये लकड़ी का पुतला बहुत बड़ा कांड करने वाला है। उसी टाइम में हम लोग आसमान में उड़ते हुए एक डिमोनिक एम्परर को देखते हैं जो कि एक चिड़िया सा था और उसने उस आर्टिफैक्ट को पकड़ लिया था जो कि भाई आसमान से नीचे गिरा था, जिसको जैंग ने गिराया था। और ये एम्परर इस बात की प्लानिंग कर रहा था कि वो इसकी मदद से अपनी बॉडी को डिफाइन कर लेगा, जिसके बाद इसकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और ये आसपास के लोगों के ऊपर दहशत फैलाएगा। लेकिन इसने बड़ी गलती कर दी है कि ये जैंग के इलाके से उड़ रहा है। इसके बाद उसकी नजर जैंग के घर के ऊपर पड़ती है और तभी उसकी नजर डार्क किंग डिमोनिक किंग के ऊपर पड़ती है और वह इस बात से हैरान हो जाता है कि ये डीमन किंग यहाँ पे क्या कर रहा है। जिसके बाद उसकी नजर जैंग के ऊपर पड़ती है जो कि उसे पकाने के लिए लकड़ियां गरम कर रहा था सॉरी, और उसे इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। जिसके बाद वो डायरेक्ट जैंग के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन वो जैसे ही डोमेन के अंदर एंटर होता है तो फिर डोमेन का डिफेंसिव मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाता है और वो एम्परर के ऊपर इतनी सारी शॉट से हमला करता है कि उसकी बॉडियों को चीर देता है। इसके बाद वो धड़ाम से नीचे आके गिरता है। जैंग वहाँ पे भागते हुए जाता है और उन दोनों को देख के थोड़ा सा हैरान होता है और सोचता है कि ये चिड़िया और बर्तन नीचे कैसे गिरा। उसी टाइम पे सिस्टम उसे बताता है कि उसने एक डिमोनिक एम्परर को मार गिराया है, इसीलिए डोमेन को अपग्रेड करके लेवल 2 की बना दिया जाता है और वो 400 मीटर में फिर से बढ़ जाती है। खैर जैंग को ज्यादा देर नहीं लगती है ये समझने में कि ये पंछी अचानक से डोमेन के अंदर घुस आई होगी, जिसके बाद डोमेन अपना डिफेंसिव मैकेनिज्म एक्टिवेट करके इसे पेल दिया होगा और उसे पता चल जाता है कि डोमेन की पावर बहुत ज्यादा भयानक है। जिसके बाद जैंग ये फैसला करता है कि वो मशरूम की जगह पे आज चिकन स्टीव खाएगा और कुत्ते को छोड़ देगा। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि डिमोनिक किंग को जब होश आता है तब उसके सामने उसके डिमोनिक एम्परर का सर पड़ा हुआ था और वो इस बात से परेशान हो ही रहा था कि अचानक से डिमोनिक एम्परर कहाँ पे आ गया। लेकिन तभी उसकी नजर पूरी बॉडी के ऊपर पड़ती है तो डिमोनिक एम्परर का सिर्फ सर ही बचा हुआ था, बाकी सभी हिस्से को जैंग ने भाई काट पीट के स्टीव के अंदर डाल दिया था और वो डिवाइन बर्तन के अंदर उसे पका रहा था। और डिमोनिक किंग आगे से हैरान होकर कहता है व्हाट द फक मैन, ही इज ईटिंग माय हाइनेस, और उसे इतना बड़ा झटका लगता है कि वो नीचे गिर जाता है। और यही नहीं, तभी उसकी नजर डिवाइन बर्तन के ऊपर पड़ती है जो कि भाई आसमान से गिरा था और उसको डिवाइन ट्रेजर माना जाता है और इसकी वजह से भाई हमारा फॉक्स मरते मरते बचा था। उसी टाइम पे जैंग पीछे मुड़ता है और उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है। वुल्फ अपने मन के अंदर सोचता है कि ये कोई नॉर्मल बंदा नहीं है, ये छुपा हुआ एक डिवाइन कल्टीवेटर है जो कि यहाँ पे कल्टीवेट कर रहा है। और जब वो जैंग को अपनी तरफ आते हुए देखता है और जब वो सर की तरफ देखता है तब उसकी फटके 4 हो जाती है, क्योंकि वुल्फ को ऐसा लगने लगता है कि डुआन अब उसे भी मार के काट के खाने वाला है। और मैं तुम्हें बता दूं कि चाइना के अंदर कुत्तों को खाना और कोरिया के अंदर कुत्तों को खाना इट्स नॉर्मल। जिसके बाद वो ये सोचने लगता है कि मैं साला यहाँ से बच के कैसे भागूं, ये पक्का मुझे खा जाएगा। उसी टाइम में जैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि ये तो एक डिमोनिक किंग है, तब इसकी इतनी फटी हुई क्यों है। लेकिन वो पीछे मुड़ के अपने मन के अंदर सोचता है कि जब तक ये खाने में टेस्ट देता है तब तक सब कुछ ठीक है। और वैसे भी इस तरह के डिमोनिक मीट को यहाँ पे मिलना काफी ज्यादा रेयर होता है और तब तक मैं इसे सेव करके रखूंगा, क्योंकि बाद में इसे मैं बड़े चाव के साथ खाने वाला हूँ। उसी टाइम पे वो वुल्फ आगे से भौंकने लगता है। खैर जैंग को तो समझ में नहीं आता है कि वो क्या कहता है, लेकिन हमें पता चलता है। वुल्फ जैंग से कहता है कि साले मैं एक डिमोनिक किंग हूँ और तुम
तुम मुझे खाने की बात कर रहे हो, मेरा टेस्ट बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लेकिन जैंग को हल्का फुल्का समझ में आ जाता है और वो गुस्से में अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगता है, जिससे उस कुत्ते की और भी ज्यादा फट जाती है और वो आगे से अपनी मौत की भीख मांगने लगता है। और वो जैंग से कहता है कि मुझे छोड़ दो, मैं मरना नहीं चाहता हूँ, मैं भरी जवानी में नहीं मरना चाहता। और वो आगे से इधर उधर लोटने पोटने लगता है। जैंग को समझ में आ जाता है कि ये मरना नहीं चाहता है और अपनी जिंदगी की भीख मांग रहा है। तो फिर जैंग अपने हथियार को नीचे रख देता है और उससे कहता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, और वैसे भी मुझे पहरेदारी करने के लिए एक कुत्ते की जरूरत थी। और जैंग उसे कहता है कि तुम यहाँ पे रह सकते हो, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मेरे घर की रखवाली करनी पड़ेगी। डॉग रोते हुए अपने मन के अंदर सोचता है कि मैं डिमोनिक किंग हूँ और क्या मैं इंसानों के लिए पहरेदारी वाला काम करूंगा। जैंग उसे कहता है कि क्यों मैंने तुम्हें यहाँ पे रखा है, इसलिए मैं तुम्हें भूखा मरने नहीं दूंगा, और वो उसे खाने के बदले में एक हड्डी देता है। डॉग अपने मन के अंदर सोचता है कि ये तो मेरे मालिक की हड्डी है, क्या तुम चाहते हो कि मैं अपनी मालिक की हड्डी को ही खा लूं? जिसके बाद जैंग नीचे उतरता है और उसे देखने लगता है और इस बात का इंतजार करता है कि कब ये कुत्ता अपनी हड्डी चाटेगा। और वो डॉग अपने मन के अंदर सोचता है कि मरे हुए डॉग होने से तो अच्छा है पालतू कुत्ता ही बन जाऊं। जिसके बाद वो हड्डी को चाटते हुए कहता है, मालिक मैं आपके बलिदान को भूलूंगा नहीं। लेकिन चाटने के बाद कहता है डिलीशियस। इसके बाद हम उन तीनों डिसेबल्स को देखते हैं जो कि अपने सेक्टर में वापस जाते हैं। उनका एल्डर उन लोगों से पूछता है कि वो लोग इतनी जल्दी कैसे आ गए, जिस पे डुआन आगे बढ़ता है और वो अपने एल्डर को बताता है कि उन्हें ये काम दिया गया था कि उन्हें माउंटेन के अंदर डिवाइन वेपन्स को ढूंढ के बाहर निकालना है। लेकिन उनकी किस्मत की वजह से उन्हें एक भी वेपन नहीं मिला है। लेकिन उसकी बदकिस्मती लक में बदल गई जब उन लोगों को एक एक्सपर्ट मिल गया जिसके पास सॉर्ड ऑफ ऑल थिंग्स है, और वो एक्सपर्ट इनकी मदद कर सकता है ब्लड डीमन को सप्रेस करने में, और वो लोग उसकी मदद से उसे हरा भी सकते हैं। लेकिन वहाँ पे जितने भी एल्डर्स थे उन सभी को यकीन नहीं होता है और वो सभी आगे से कहते हैं सॉर्ड ऑफ ऑल थिंग्स ये होना नामुमकिन है। अगर यहाँ पे कोई ऐसा जीनियस या फिर एक्सपर्ट होता तो फिर वो कभी भी माउंटेन के ऊपर ना रहता उन डीमंस के साथ, और अगर उसे अकेले में समय बिताना ही होता तो फिर वो किसी सेक्ट के पास होता जैसा कि वो लोग करते हैं। इसीलिए उन लोगों को पक्का यकीन है कि वो कोई पियरलेस जीनियस नहीं हो सकता है। डुआन उन्हें पूरी समझाने की कोशिश करता है कि वो उनके खिलाफ कभी भी नहीं जाएगा, लेकिन ये सब कुछ सच है। एल्डर डुआन को बताते हैं कि उनको सेक्ट के बने हुए पूरे 1000 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उनकी जनरेशन के अंदर सिर्फ ऐसे 3 ही सॉर्ड कल्टीवेटर्स रहे हैं जो कि सॉर्ड विल को क्रिएट करने में कामयाब हो सके हैं। और यहाँ तक कि जो वो बात कर रहा है सॉर्ड ऑफ ऑल थिंग की, ये फर्स्ट जनरेशन के अंदर भी इतनी ज्यादा ताकत नहीं है कि वो लोग ऐसे किसी चीज को बना सके, इसलिए ये होना नामुमकिन है। सीयू आगे से कहती है लेकिन उन तीनों ने वहाँ पे उसकी सॉर्ड विल को देखा था, लेकिन एल्डर को अभी भी यकीन नहीं होता है और वो उन लोगों से कहता है कि वो लोग सिर्फ मुश्किल से अपनी बॉडी स्टेज पे ही है, इसलिए उनके कल्टीवेशन के साथ वो लोग सॉर्ड ऑफ ऑल थिंग को सभी समझ ही नहीं पाएंगे। इसलिए इसके कई सारे चांसेस है कि वो लोग किसी दूसरी पार्टी के चक्कर में फंस चुके हैं और उन्हें धोखा दिया गया है। और एल्डर उन लोगों को इस बारे में बात करने से साफ मना कर देता है और उनसे कहता है कि वो लोग यहाँ से चले जाएं। लेकिन डुआन अभी भी बात कर रहा था तो फिर एल्डर उसे मना कर देते हैं और उससे कहते हैं कि वो लोग यहाँ पे डीमन ब्लड को रोकने के लिए सील के ऊपर उसे मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन ये हर साल कमजोर पे कमजोर होती जा रही है और कभी भी ब्लड डीमन बाहर आ सकता है। इसलिए एल्डर उन लोगों से कहता है कि तुम तीनों अभी जवान हो, इसलिए यहाँ पे रह के हमारी मृत्यु के लिए सामान न बनो और चुपचाप यहाँ से चले जाओ। डुआन एल्डर से पूछता है कि हम लोग इसीलिए तो उसे बुला रहे थे, लेकिन अगर ये सील टूट जाती है तो फिर आप लोग क्या करेंगे? जिसपे एल्डर आगे से कहते हैं कि वो यहाँ पे अपनी पूरी ताकत से ब्लड डीमन को रोकने की कोशिश करेंगे और उसके साथ ही खुद को खत्म कर लेंगे, जिसके बाद वो लोग अपनी जिंदगी बिना किसी दिक्कत के जी सकते हैं। लेकिन उसी टाइम पे ब्लड डीमन आगे से हंसते हुए एल्डर से कहता है कि तुम लोग अपनी जिंदगी दांव पे लगा के मुझे रोक लोगे। एल्डर इस बात से हैरान हो जाते हैं कि ब्लड डीमन का टाइम आ चुका है और उन लोगों को लड़ने के लिए अब यहाँ पे फिर से खड़ा होना पड़ेगा। ब्लड डीमन एल्डर से कहता है कि हजारों सालों पहले तुम्हारे इंसेक्टर्स को मुझे सप्रेस करने के लिए उनकी दोइस्ट बॉडी को डिस्ट्रॉय करना पड़े था और उन सभी को मेरे द्वारा खून की गहराइयों में डुबा दिया गया, और अब हजारों सालों बाद क्या तुम्हारे जैसा कचरा मुझे रोकने के लिए कैपेबल भी है? हम देखते हैं एल्डर सेंट सॉर्ड नाम की फॉर्मेशन का इस्तेमाल करता है जिससे आसमान से एक बहुत बड़ी सॉर्ड आके सीधा ब्लड डीमन के ऊपर आके गिरती है। लेकिन ब्लड डीमन वहाँ पे अपने ब्लड सॉर्ड को बना लेता है और हंसते हुए कहता है कि इनसे तो मैं बचपन में खेला करता था। इसी के साथ ही ब्लड सॉर्ड उस सॉर्ड को भाई चकनाचूर करके बाहर निकल जाती है, जिसी के साथ फॉर्मेशन टूटने की वजह से एल्डर के मुंह से खून बाहर आता है। फिर ब्लड डीमन सील से बाहर निकलते हुए कहता है कि तुम्हारे जैसे चींटियां मेरा कुछ भी नहीं उखाड़ सकते हैं। इसके बाद वो सील से बाहर आता है और अपने हाथों में अपने सॉर्ड को बनाते हुए कहता है कि आज तुम सभी लोगों के सेक्ट की बर्बादी मेरे हाथों से ही होगी। जिसके बाद वो कुछ एल्डर्स के ऊपर हमला करता है और उन्हें बीच से काट देता है। लेकिन हम लोग सुयू को देखते हैं जो कि हमले की वजह से नीचे गिर गई थी और उसी के
पास हम लोग जैंग की बनाई गई डॉल को देखते हैं जो कि उड़ते हुए जाती है और उसके अंदर से सुप्रीम सॉर्ड का इंटेंट बाहर निकलता है और कई सारे स्लैशेस ब्लड डीमन को लगते हैं और वो काफी घायल हो जाता है। उसे भी समझ में नहीं आया था कि यहाँ पे ये इंटेंट कैसे आया है, लेकिन वो डॉल जल्दी से आगे बढ़ती है और उसका गला काट के उसे मार गिराती है। जिसके बाद ब्लड डीमन का खेल यहीं पे खत्म हो जाते हैं और वो सॉर्ड नीचे गिर जाती है। सभी लोग इससे काफी हैरान हो गए थे कि इतना शक्तिशाली डीमन इतनी आसानी के साथ कैसे मारा गया, लेकिन एल्डर उस डॉल को उठा लेते हैं और आगे से कहते हैं कि ये उनके सेक्ट का कोई डिवाइन ट्रेजर हो सकता है जिसकी बदौलत आज वो लोग यहाँ पे जिंदा है। और सभी लोगों को लगने लगता है कि ये उनके सेंट सॉर्ड सेक्ट का एक हेवनली ट्रेजर है और सभी लोग उसकी पूजा करने लगते हैं। एल्डर उन तीनों से कहते हैं कि तुम लोग यहाँ पे इस ट्रेजर को लेके आए थे, इसकी बदौलत ही हम लोग ब्लड डीमन को मार पाए हैं, लेकिन अब तुम लोग मुझे बता सकते हो कि तुम लोग माउंटेन में किस एक्सपर्ट के बारे में बात कर रहे थे। जिस पे डुआन आगे बढ़ता है और कुछ ही देर में सब कुछ बता देता है, जिससे एल्डर हैरान होकर कहता है कि तुम्हारा मतलब है कि इस वुडन डॉल को उस पहाड़ पे रहने वाले एक्सपर्ट ने बनाया है और ये कोई हमारे सेट का डिवाइन ट्रेजर वेजर नहीं है, लेकिन इसके बावजूद इसने ब्लड डीमन को मार गिराया। इसका मास्टर जरूर कोई सुप्रीम एल्डर होगा या फिर वो महायाना स्टेज पे भी हो सकता है जो कि सबसे पावरफुल स्टेज मानी जाती है। बाकी सभी एल्डर्स को इसके ऊपर यकीन नहीं होता है, लेकिन एल्डर उन लोगों से कहता है कि उन्हें खुद जाके इसे कंफर्म करना पड़ेगा। जिसके बाद वो मूलन से कहता है कि वो अपनी सेट के एक वनरेबल सॉर्ड ले और साथ ही में सेक्रेड सॉइल, और वो लोग ये सुप्रीम मास्टर को देने वाले हैं यानी कि जैंग को। बाकी सभी लोग इस बात से काफी हैरान होते हैं और वो एल्डर से कहते हैं क्या वो लोग अपने सेट की एकदम खतरनाक डिवाइन सॉर्ड को उसे देने वाले हैं, और साथ ही में कुछ एल्डर्स कहते हैं क्या वो लोग सेक्रेड सोल को उसे देने वाले हैं जिसके बारे में वो लोग जानते भी नहीं है, और यहाँ तक कि सेक्रेड सॉइल को उनके एंसेस्टर इमोर्टल लैंड से लेके आए थे। इस पे एल्डर उनके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि उन्हें पता नहीं है कि इस डॉल के अंदर इतनी ज्यादा ताकत भरी हुई है कि ये अकेले ही एक डिवाइन ट्रेजर के बराबर की है, और क्या वो लोग यहाँ से खाली हाथ जाना चाहते हैं और इसी डॉल की वजह से आज उनका सेक्टर जिंदा है, इसीलिए वो यहाँ से खाली हाथ थोड़ी ना जैंग से मिलने के लिए जाएंगे। जिसके बाद वो मुस्कुराते हुए अपने मन के अंदर सोचता है कि वो एक प्रोफेशनल चापलूसी करने वाला है और जैंग के साथ रिश्ता बिठा के फायदा ही फायदा होगा। जिसके बाद उन्हें बताता है कि ऐसा करने से वो लोग जैंग से एक दो स्किल मांग सकते हैं जैसे कि कल्टीवेट सॉर्ड इंटेंट, इसकी मदद से उनका सेक्ट और भी ज्यादा कमाल का हो जाएगा। जिसके बाद एल्डर हंसते हुए वहां से निकल जाता है। सभी लोग कहते हैं कि इसीलिए ये हमारे सेंट डिवाइन सेक्ट का एक काफी अच्छा हेड बन गया है, हमसे काफी ज्यादा चालाक और कमीना भी। जिसके बाद हम लोग जैंग को देखते हैं जो कि आराम से सो के उठता है और सबसे पहले वुल्फ के ऊपर एक जोरदार किक मारता है और उसे कहता है कि मैंने तुझे यहाँ पे काम पे रखा है ना कि सोने के लिए। हम लोग देखते हैं कि वो वुल्फ अपने मन के अंदर कहता है कि ये साला मेरे को सच में एक गली का आवारा कुत्ता समझ रहा है, अपन डीमन किंग है डीमन किंग, एक बार तो मेरे को बाहर मिल फिर मैं तेरे को बताता हूँ। लेकिन उसे तभी याद आता है कि जैंग की पावर बहुत ज्यादा है, इसीलिए वो गुस्से में इधर उधर हमला करने लगता है। जैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि इसका थोड़ा सा स्क्रू ढीला वीला है। जिसके बाद वो उसकी पूंछ पकड़ के उसे अपने साथ ले जाते हुए उससे कहता है कि तुम्हें खोदना बहुत ज्यादा पसंद है ना, इसलिए तुम मेरे साथ चलो, वैसे भी मुझे थोड़ा सा काम है, खेतों में जमीन पड़ी है उसे थोड़ा सा गूंद दो जिससे मैं फल उगा सकूं। उसी टाइम पे हम लोग सन यूलियन नाम की एक लड़की को देखते हैं, इसका पीछा कुछ लोग कर रहे थे और ये भागते हुए आ रही थी। इसने काफी ज्यादा स्पेशल एनर्जी का यूज कर लिया है, इसीलिए इसकी बैटरी डाउन बढ़ गई है और इसे फिर से रिचार्ज होने के लिए किसी जगह की तलाश थी। तभी इसकी नजर जैंग के भाई डोमेन के ऊपर पड़ती है और वो अपने मन के अंदर सोचती है कि ये अजीब सत्तू है, लेकिन ये जगह उन लोगों के पकड़े जाने से तो ज्यादा ही बेहतर है। इसके बाद वो सीधा उस तरफ आगे बढ़ने लगती है। तभी उसकी नजर जैंग के ऊपर पड़ती है और वो अपने मन के अंदर सोचती है कि ये यहाँ पे कई सालों से अकेला रह रहा है, बेसिकली ये कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है। इसके बाद वो जैंग से मदद मांगते हुए डोमेन के अंदर घुस जाती है। जैसे ही सूलियन अंदर आती है तो फिर उसे लेजेंडरी सॉर्ड इंटेंट महसूस होता है और तभी मैकेनिज्म एक्टिवेट होता है और कई सारी सॉर्ड्स उसको चारों तरफ से घेर लेती हैं और सूलियन को ऐसा महसूस होता है कि वो एक ही हिट में मारी जाएगी। इसके बाद जैंग की भी नजर यूलाइन के ऊपर पड़ जाती है और उसी टाइम पे वो डॉग वहां से तुरंत भाग जाता है। मैं इसका बार बार नाम अलग अलग सिचुएशन में ले रहा हूँ, इसलिए मैं इसका नामकरण कर ही देता हूँ और इसका नाम है डॉग। डॉग जल्दी वहां से भाग जाता है और अपने मन के अंदर सोचता है कि इसका ध्यान किसी और के ऊपर चला गया है, अब मुझे खेती करने की जरूरत नहीं है, और यूलियन के आने की वजह से जैंग उसके पीछे जाता भी नहीं है। यूलियन अपने मन के अंदर सोचती है कि पास से देखने पे ये बिल्कुल नॉर्मल सा बंदा है और इसके अंदर से कोई भी ऑरा नहीं निकल रहा है, लेकिन उसी टाइम पे उसे याद आता है कि ऐसे कई सारे सुप्रीम मास्टर्स होते हैं जो कि अपने ऑरा को छुपा लेते हैं और बेवकूफों की तरह एक्ट करते हैं ताकि वो बड़ी मछली फंसा सकें। इसके बाद यूलियन सबसे पहले तो जैंग से माफी मांगती है क्योंकि उसके पास और कोई भी वजह नहीं थी सिवाय अंदर आने की, और यूलियन जैंग को सीनियर कह रही थी, इसीलिए जैंग को ऐसा लगता
है कि वो साला बुढ़ा हो चुका है क्योंकि वो दिखने में काफी ओल्ड लगता है। जंग उसे कहता है कि वो यहाँ पे उसे बिल्कुल भी ब्लेम नहीं करेगा, लेकिन वो यहाँ पे क्यों आई है। लेकिन उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे बहुत बड़ा शोर होता है और साथ ही में हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे गुआंगलिंग इमॉर्टल सेक्ट के कई सारे डिसाइपल्स आ जाते हैं, जिनके साथ एक दो बेस्ट भी थे। इसके बाद यूलियन जंग को बताना शुरू करती है कि गुआंगलिंग इमॉर्टल सेक्ट डीमंस के साथ मिल चुका है और गुआंगलिंग सेक्ट यूलियन को डीमन किंग को एक क्यूबिन की तरह देना चाहता है। उसके सन फैमिली वालों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें सोचा भी नहीं था कि गुआंगलिंग सेक्ट उनकी पूरी फैमिली को ही खत्म कर देगा। सिर्फ यूलियन ही वहाँ से बच के भाग पाई है, लेकिन वो लोग उसका पीछा कर रहे हैं। गुआंगलिंग सेक्ट का नाम सुन के वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि गुआंगलिंग सेक्ट काफी ज्यादा राइटियस माना जाता है और ऐसा लगता है कि वो कभी भी ऐसे कांड नहीं करेगा। उसी टाइम पे जैंग के मन में एक आइडिया आता है कि कल्टीवेशन की दुनिया हमेशा से गहराइयों और बुराइयों में भरी रही है, इसलिए उन लोगों को कभी भी किसी रोती हुई लड़की की बातें नहीं माननी चाहिए। और वैसे भी जंग यहाँ पे इनविजिबल है जब तक वो डोमेन के अंदर रहता है, इसलिए उसे दूसरों से बेवकूफ नहीं बनना चाहिए। लेकिन उसी टाइम पे यूलियन आगे से रोते हुए कहती है कि अगर वो उसकी मदद नहीं करेगा तो फिर वो पक्का मारी जाएगी। जैंग उसे कहता है कि तुम डरो नहीं, जब तक मैं यहाँ पे हूँ तुम्हें कोई भी हाथ नहीं लगा सकता है। इसके बाद जैंग बाहर जाने लगता है उन लोगों का एटीट्यूड चेक करने के लिए जो यूलियन को पकड़ने के लिए आए थे। हम लोग देखते हैं कि जैसे ही वो लोग बाहर जाते हैं तो उन लोगों का जो लीडर था वो आगे से कुछ भी नहीं करता है, लेकिन बाकी लोग उससे कहते हैं कि वो सीधा जाके यूलियन को पकड़ क्यों नहीं लेते हैं। लेकिन वो लड़का उनके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि वो लोग बेवकूफ है, ऐसी जगह पे कोई नॉर्मल बंदा नहीं रह सकता है, वो पक्का कोई मॉन्स्टर होगा और अगर वो लोग उसे भिड़ते हैं तो इन्हें पता भी नहीं चलेगा कि क्या हुआ और ये लोग मारे जा सकते हैं। और वैसे इस बंदे का नाम किजी है। एक डिसाइपल उसे कहता है कि ये जगह ह्यूमन वर्ल्ड एंड कल्टीवेशन वर्ल्ड का बॉर्डर है और यहाँ पे कोई ऐसा क्यों ही छुपेगा। और साथ ही में ये बच्चा दिखने में कोई भी कल्टीवेटर या फिर एक्सपर्ट नहीं लगता है, लेकिन उसके साइड में जो कुत्ता है वो दिखने में बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लगता है, उसे सावधान रहना होगा। किजी उन लोगों से कहता है कि हमें सावधानी से कदम बढ़ाने पड़ेंगे ताकि कोई मरे नहीं। जिसके बाद वो आगे बढ़ता है और जैंग से फुल्ली शाहरुख खान को भी फील कर देता है ऐसी एक्टिंग करते हुए। जैंग से कहता है कि ये लड़की जो तुम्हारे पीछे खड़ी है ये हमारे सेट की गद्दार है और इसने जो कुछ भी कहा है वो सब कुछ झूठ है, हम इसे पकड़ने के लिए यहाँ पे आए हैं। ये लड़की और इसकी पूरी फैमिली डिमोनिक कल्टीवेशन को कल्टीवेट कर रही थी, जिसके चक्कर में इसने अपनी पूरी फैमिली को सेक्रीफाइस कर दिया है और जब हम लोग इसे पकड़ रहे थे तब इसने हमारे डिसाइपल को भी घायल कर दिया है। इसलिए इसने जो कुछ भी कहा है और किया है उसके ऊपर भरोसा मत करना, ये पक्का एक गद्दार है। डिसाइपल्स आपस में बात करते हुए कहते हैं कि ब्रदर किजी की एक्टिंग सच में अच्छी है, अगली बार हम इनसे आर्टिस्टा करवाएंगे। उसी टाइम में हम लोग देखते हैं कि यूलियन आगे बढ़ती है और वो किजी से कहती है कि ये सब कुछ झूठ है, तुम लोगों ने ही मेरी पूरी फैमिली को मार दिया है और तुम लोग डीमन रेस के साथ काम कर रहे हो। मेरे फादर तुम लोगों को एक्सपोज करना चाहते थे, लेकिन तुम लोगों ने हमारी पूरी फैमिली को ही मार दिया। वहीं पे जंग अपने मन के अंदर सोचता है कि यहाँ पे ऐसे डीमन किंग्स भी होते हैं जो कि लड़कियों को पसंद करते हैं, अब मुझे क्या करना चाहिए, मैं तो बड़ी दुविधा में फंस चुका हूँ। अभी यहाँ पे जैंग को दोनों के ऊपर ही यकीन नहीं है कि उसे कीजे की मदद करनी चाहिए या फिर यूलियन की। लेकिन उसी टाइम पे वहाँ पे डीमन बुल्स आ जाते हैं जिन्हें पता चल जाता है कि किसी बंदे की वजह से शादी की देरी हो रही है। इसके बाद वो कीजे और उसके ग्रुप को पीछे कर देते हैं और जैंग की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं उसका सफाया करने के लिए, क्योंकि डीमन किंग की शादी में देरी हो रही थी। कीजी अपने मन के अंदर मुस्कुराते हुए अपने मन के अंदर सोचता है कि डीमन बुल्स जनरल की रैंक्स पे आते हैं और इनकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है और न ही इनके पास स्पीयर और शॉर्ट काम करती है, इनकी बॉडी अनबिलीवेबल अनबीटेबल होती है। इसीलिए जंग कबले ही चाहे कितना ही टफ क्यों ना हो उसे एक पूरी ताकत के साथ फाइट करनी पड़ेगी। और साथ ही में जैसे ही वो लोग यूलियन को डीमन किंग को दे देंगे तो फिर वो लोग कुछ डीमन पिल्स को भी हार्वेस्ट कर सकते हैं। जंग उन लोगों से कहता है कि तो तुम लोगों की बॉडी पेनिट्रेट यानी कि छेदी नहीं हो सकती है। वहीं पे यूलियन अपने मन के अंदर सोचती है कि इंजनर्स की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है और साथ ही में इनके पास फाउंडेशन बिल्डिंग के कुछ डिसाइपल्स भी हैं, क्या जंग ठीक रहेगा। वहीं पे जंग नीचे से एक लकड़ी उठाते हुए कहता है कि मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम्हारा सेक्ट डीमन के साथ काम करेगा। और वहीं पे डॉग अपने मन के अंदर सोचता है अच्छा सो होने वाला है। जंग नीचे से एक झड़ी उठा लेता है और उसे कहता है कि मेरे लिए इतना काफी है, हमला करो। उसी टाइम पे वो बुल उसके ऊपर हमला करते हुए कहता है क्या हमें मजाक समझ रखा है, लेकिन अगले ही पल जंग एक ही झटके में उसके 17 पीसेस कर देता है और उसने परफेक्टली काटा था कि इन्हें खाने में डाल दिया जाए तो स्वाद बढ़ जाएगा। हम लोग देखते हैं कि उस बुल की बॉडी पीसेस में नीचे गिर जाती है, जिससे दोनों वुल्फ बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। यूलियन अपने मन के अंदर सोचती है कि एक ही झटके में इसने 17 पीसेस में उस बुल को काट दिया, इसके पास एक बहुत शक्तिशाली स्ट्रॉन्ग विल है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर ये मास्टर जरूर नासन सोट्रियलफ या फिर ट्रांसमिशन गॉड की स्टेज पे हो सकते हैं। अगर ये सब कुछ सच है तो फिर मेरा बदला भी मेरा वापस मिल जाएगा। उसी
टाइम पे डॉग अपने मन के अंदर उस पीस को खाते हुए कहता है कि कितने बेवकूफ लोग हैं। मुझे भी ऐसा ही फील हुआ था जब मैंने पहली बार इसकी ताकत देखेगी, लेकिन शो तो अभी शुरू हुआ है। सिस्टम जैंग को बताता है कि उसने एक डीमन बुल को मारा है तो फिर उसे 800 शॉर्ट पॉइंट मिले हैं, जिससे जैंग खुश हो जाता है क्योंकि इतने कम भी नहीं थे। इसके बाद वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए बाकी लोगों की तरफ आगे बढ़ने लगता है। कीजी की फटके हाथ में आ जाती है और वो नीचे बैठ के रोते हुए जैंग से कहता है कि ये सब कुछ गलत फहमी है, उन्हें फंसाया जा रहा है। जैंग अपनी चंडी को इधर उधर घुमाते हुए कहता है जाओ और जाके अपने मास्टर को रिपोर्ट कर दो। और साथ ही में जो लोग वहाँ से बच के भाग रहे थे वो जैंग की शॉर्ट व्हील की वजह से एक ही झटके में मारे जाते हैं और उन सभी के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। जैंग के हमला करने की वजह से एक स्लैश कीजी के गले को छूते हुए पार निकल जाता है, इसीलिए उसका गाल कट जाता है और उसकी सांसें अटक जाती हैं और वो गहरी गहरी सांसें लेने लगता है। जैंग उसे कहता है कि मैंने सुना नहीं था कि तुमने क्या कहा। जिसके बाद वो अपनी डंडी को उठा के उसका भी खेल खत्म करने वाला था, लेकिन उसी पल जैंग को एक अच्छा सा आइडिया आता है कि अगर वो कीजी का गेम यहीं पे बजा देता है तो फिर बाकी लोगों को इसके बारे में पता नहीं चलेगा और बाकी लोग बदला लेने के लिए यहाँ पे नहीं आएंगे, जिससे जैंग के जितने भी शॉर्ट पॉइंट हैं वो सभी मिलेंगे ही नहीं। और अगर जैंग यहाँ पे उसको जाने देता है तो फिर बदला लेने के लिए कई सारे लोग आएंगे और जैंग को कई सारे शॉर्ट पॉइंट मिलेंगे। और वहीं पे डॉग अपने मन के अंदर सोचता है कि मार दो साले को, मजा आ रहा है, लेकिन जैंग के मन के अंदर तो एक खतरनाक शैतानी प्लान बन रहा था। जिसके बाद वो कीजी से कहता है कि जाओ और जाके अपने मास्टर को बता दो कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया है और उनसे जरूर ये कहना कि यूलियन अभी मेरे अंडर केयर के अंदर है, इसीलिए कोई भी मेरे होते हुए उसे छू नहीं सकता है। जिससे वो सभी लोग तो हैरान होती हैं और साथ ही में कीजी वहाँ से दुम दबा के भाग लेता है। कीजी जैसे ही वहाँ से भागता है तो फिर जैंग आगे से नौटंकी करता है कि उसकी बॉडी अंदर से बहुत ज्यादा डैमेज हो गई है और वो बहुत ज्यादा घायल हो चुका है। यूलियन भागते हुए जैंग के पास आती है और उससे पूछती है क्या तुम ठीक हो। जैंग आगे से कहता है कि हल्की सी चोट लगी है, मुझे कमरे के अंदर लेके चलो। वहीं पे डॉग अपने मन के अंदर सोचता है कितनी बेकार राइटिंग है, इससे अच्छा तो मैं घी खा के मर जाऊं। कीजी जो वहाँ से तुम दबा के भाग रहा था उसे दिखाई देता है कि जैंग काफी ज्यादा घायल हो चुका है, इसीलिए उसने कीजी को जिंदा छोड़ दिया था। इसके बाद वो अपने मन के अंदर सोचता है कि उसके जैसा नौजवान कैसे कोई इतनी भयानक ताकत का इस्तेमाल कर सकता है, यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। और वह फैसला कर लेता है कि वो अपने मास्टर को इसके बारे में जरूर बताएगा और साथ ही में वो जैंग से इस बात से बदला भी ले लेगा कि उसने जो कुछ भी बेइज्जती सही है। और वो यूलियन से भी कहता है कि तुम देखती जाओ। हम लोग देखते हैं कि जैंग जैसे ही देखता है कि कीजी वहाँ से भाग चुका है तो फिर वो फिर से बिल्कुल ठीक ठाक हो जाता है और एकदम फिट एंड फाइन। यूलियन जैंग से कहती है कि अगर वो ऐसा करेगा तो फिर गुआंगलिंग सेक्टर वाले उसे कभी भी नहीं छोड़ेंगे। और उसने तो ये भी सुन रखा है कि यहाँ पे कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि नासेंट सोलियलम, गॉड ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज, इन सभी चीजों पे गुआंगलिंग सेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही में उनके पास एक डीमन किंग भी है जो कि उनसे बदला ले सकते हैं। लेकिन जैंग को यही सब कुछ तो चाहिए था, इसीलिए तो उसने किसी को जाने दिया है। लेकिन यूलियन आगे से कहती है कि तुमने मेरी जिंदगी बचाई है इसीलिए मैं यहाँ पे। लेकिन जैंग उसे कहता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, जब तक मैं यहाँ पे हूँ तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। यूलियन इस बात से भावुक हो जाती है और वो जैंग से कहती है कि वो उसके लिए बहुत ज्यादा फील करती है और वो उसकी काइंडनेस को रीपे करना चाहती है। इसीलिए यूलियन जैंग के साथ एक डिसाइपल की तरह रहनी चाहती है ताकि वो यहाँ पे जैंग की काइंडनेस को रीपे कर सके। जिसे जैंग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो अपने मन के अंदर सोचता है कि ये मेरी डिसाइपल बनना चाहती है, लेकिन बिना इनविंसिबल शॉर्ट डोमेन के मैं तो एक लल्लू पंजू हूँ जिसके पास कल्टीवेशन भी नहीं है, मैं इसे आखिर सिखाऊंगा क्या एक सीनियर होने के तौर पे। लेकिन उसी टाइम पे सिस्टम बाहर निकलता है और वो जैंग को बताता है कि अगर वो ऐसी बॉडी को एक्सेप्ट करता है जिसके पास शॉर्ट दो है तो फिर उसे अच्छे रिवॉर्ड मिलेंगे। यानी यूलियन की बॉडी के पास एक शॉर्ट दो नाम की कोई चीज है, उसकी बॉडी काफी ज्यादा खास है, इसीलिए डीमन किंग भी उसे शादी करना चाहता था। वहीं पे यूलियन अपने मन के अंदर सोचती है कि जैंग बहुत ज्यादा शक्तिशाली है और वो एक फॉर्मलेस यानी कि कोई भी चीज नहीं है, बहुत ज्यादा महान एक्सपर्ट है और ना ही वो लोग रिश्तेदार हैं और ना ही दोस्त। तो फिर यूलियन को जैंग क्यों एक्सेप्ट करेगा अपने डिसाइपल के तौर पे। लेकिन उसी टाइम पे जैंग आगे बढ़ता है और उससे कहता है कि मैं डिसाइपल्स को तो एक्सेप्ट नहीं करता हूँ लेकिन तुम एक्सेप्शन हो, इसीलिए मैं तुम्हें एक डिसाइपल के तौर पे एक्सेप्ट करता हूँ। फिर यूलियन जैंग को अपना सीनियर कहती है और उसे अपना मास्टर मान लेती है। लेकिन जैंग उसे कहता है कि तुम्हें सीनियर बुलाने की जरूरत नहीं है, अब समय बदलने का आ चुका है। जैसे यूलियन अपने मन के अंदर सोचते हैं कि जैंग ने उसे डिसाइपल के तौर पे इसलिए एक्सेप्ट किया है ताकि वो उसके साथ टुकम टुकाई कर सके
सके। जिससे यूलियन शुरुआत में हैरान होती है लेकिन बाद में शर्माने लगती है और वो अपने मन के अंदर सोचती है कि ज़ैंग ने उसे बचाने के लिए अपनी जिंदगी खतरे में भी डाली थी और साथ ही में ज़ैंग शक्तिशाली है, इसीलिए यूलियन अपनी फैमिली का बदला भी इसे ले सकती है। इसीलिए वो ज़ैंग की डिसाइपल बनने के लिए मान जाती है और साथ ही में उस कंडीशन को अग्री कर लेती है। जिसके बाद वो ज़ैंग को भाई अपना परफेक्ट सीनियर मान लेती है। जिसके बाद हमें यूलियन की बॉडी के बारे में बताया जाता है, दी शॉर्ट डॉ बॉडी। ये बहुत ज्यादा रेयर होती है और इसके अंदर गॉड का भी इंटेंट होता है और इसका पैदा हो पाना ही बहुत ज्यादा रेयर होता है और ये काफी ज्यादा शक्तिशाली होती है और इसके अंदर हेवनली स्टीम यानी कि स्वर्ग की खुशबू होती है। उसी टाइम पे हम लोग ज़ैंग को देखते हैं जो कि भाई अपने रिवॉर्ड को देखते हुए एकदम मुस्कुराया जा रहा था। इसलिए यूलियन को चिंता होने लगती है कि सीधा बेड पे न बुला ले। सिस्टम ज़ैंग को बताता है कि उसे रिवॉर्ड के तौर पे एक नई चीज मिली है कि अगर वो अपनी शॉर्ट की को किसी लिविंग बीइंग यानी कि पेड़ पौधे या फिर इंसान के अंदर ट्रांसफर करेगा तो फिर उसका लेवल बढ़ जाएगा। और साथ ही में डोमेन होने की वजह से ज़ैंग की जो शॉर्ट की है वो अनलिमिटेड है, लिमिटलेस है। इसीलिए वो जल्दी से आगे बढ़ता है और एक मरे हुए पेड़ के ऊपर अपनी शॉर्ट की डालने लगता है, जिस वजह से वो मरा हुआ पेड़ धीरे धीरे करके फिर से भाई हरा भरा हो जाता है और पूरी तरीके से जवान हो जाता है। जिससे यूलियन काफी ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि इस तरह की टेक्निक बहुत ज्यादा रेयर होती है। उसी टाइम पे हम लोग डॉग को देखते हैं जिसकी इंजरी हील हो चुकी थी ज़ैंग के शॉट की निकालने की वजह से और वो खुशी के मारे इधर उधर लोटले पोटले लगता है और साथ ही में उसे ये समझ में आ जाता है कि इस तरह की टेक्निक इमोर्टल्स के आसपास की होती है। इसीलिए बेशक ज़ैंग एक इमोर्टल है तभी उसके पास इस तरह की टेक्निक और इतनी हाई लेवल की शॉट की है। इसके बाद ज़ैंग को समझ में आ जाता है कि पेड़ की लिमिट इतनी ही है, वो नहीं इतना ही हरा भरा कर सकता है। जिसके बाद वो भागते हुए जाता है और इधर उधर अपनी शॉट की को डालने लगता है जिससे वो पूरी जगह बंजर जमीन से हरी भरी हो जाती है। और आधे दिन के अंदर उसने अपने घर के आसपास बहुत बड़ा जंगल खड़ा कर लिया था और जितने भी पेड़ और घास थे उनके अंदर से भाई शॉट की रिलीज हो रही थी जिसको भाई हीलिंग एनर्जी मान सकते हो या फिर स्पिरिचुअल एनर्जी। इसके बाद ज़ैंग यूलियन से पूछता है क्या तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हें डिसाइपल क्यों एक्सेप्ट किया है। जिसपे यूलियन आगे से कहती है कि ज़ैंग के इंटेंशन यानी कि इरादे गलत हैं, लेकिन ये सब कुछ अगर ज़ैंग चाहता ही है लेकिन अभी भी यूलियन इन सभी चीजों के लिए काफी छोटी है और वो तैयार भी नहीं है। ज़ैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि इतनी मुश्किलों से मुझे एक डिसाइपल मिली लेकिन इसका भी स्क्रू ढीला है। इसके बाद ज़ैंग यूलियन को समझाता है कि उनका टियान्यू कॉन्टिनेंट काफी ज्यादा बड़ा है लेकिन हेवंस किसी न किसी इंसान के ऊपर मेहरबानी करता है, या तो उनको बहुत ज्यादा शक्तिशाली कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान और खून मिलता है या फिर उनके पास बहुत ज्यादा लक हो जाता है और वो बहुत ज्यादा अमीर हो जाते हैं जिससे वो कल्टीवेशन की दुनिया में एक चमकता हुआ सितारा बन जाते हैं और बहुत ज्यादा शाइन करते हैं और शक्तिशाली भी। इसीलिए यूलियन तुम्हें क्या लगता है कि तुम किस टाइप की हो। इस पे यूलियन आगे से कहती है कि वो सेकंड टाइम के पास है क्योंकि उसके पास बहुत ज्यादा लक है और वो ज़ैंग से मिली, लेकिन ज़ैंग उसे बताता है कि तुम दोनों टाइप की हो, जिससे वो दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। वहीं पे डॉग अपने मन के अंदर सोचता है कि इस लड़की के पास सच में एक बहुत ज्यादा खास तरह का कॉन्स्टिट्यूशन है और मेरे जैसा डीमन किंग भी इसे पहले नहीं देख सका, कितनी शर्म की बात है। जिससे यूलियन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो ज़ैंग से कहती है क्या मेरे पास सच में स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन है। जिसमें ज़ैंग उसे कहता है हाँ, इसीलिए डीमन किंग तुम्हारे ऊपर नजर रखे हुए था ताकि वो तुम्हारा इस्तेमाल कर सके। उसी टाइम पे हम लोग कीजी को देखते हैं जो कि अपनी इमोर्टल सेक्ट को सब कुछ बता देता है और साथ ही में हम लोग उन लोगों के साथ बुल डीमन किंग को ही देखते हैं। इधर यूलियन ज़ैंग से पूछती है कि उसके पास किस तरह की बॉडी है और किस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन है। जिसपे ज़ैंग उसे बताता है कि उसके पास बहुत ज्यादा शक्तिशाली बॉडी टाइप है जिसको शॉर्ट दो बॉडी कहते हैं और ये शॉर्ट कल्टीवेटर्स के लिए बहुत ज्यादा कमाल की बॉडी मानी जाती है। हम लोग देखते हैं कि वो डीमन किंग जैसे ही ये सुनता है तो फिर उसका बड़ा सा मुंह खुल जाता है। वो डॉग अपने मन के अंदर सोचता है कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन कई सारे बॉडीज के अंदर डिवाइडेड होता है, वेस्ट बॉडी, स्पेशल बॉडी, मॉर्टल बॉडी, दाओ बॉडी, डिवाइन बॉडी और सबसे आखिर में ताकतवर आती है दाओ बॉडी। और यहाँ तक कि डीमन किंग्स के पास भी स्पेशल तरह की बॉडी होती है लेकिन यूलियन के पास दाओ बॉडी है जो कि बहुत ज्यादा शक्तिशाली बॉडी मानी जाती है। यूलियन को ऐसा लगता है क्योंकि उसके पास शॉर्ट दाओ बॉडी है इसीलिए कई सारे डीमन किंग और गुआनलिंग सेक्ट उसका पीछा कर रहा है, लेकिन ज़ैंग उन्हें बताता है कि उनके पास ऐसी आंखें ही नहीं है जो तुम्हारे बॉडी टाइप को देख सके, वो इसे पूरी तरीके से नहीं देख पाएंगे, नहीं तो वो लोग यूलियन को पकड़ने के लिए कुछ लोग ना भेजते हैं। लेकिन यूलियन ज़ैंग से पूछती है कि वो बचपन से ही कोई साइन नहीं दिखा रही थी स्पेशल पावर होने का और यहाँ तक कि कई सारे जो चूजन वन होते हैं उनके बारे में रूमर्स फैलने लगते हैं कि वो बचपन से ही शक्तिशाली है। ज़ैंग उसे बताता है कि शॉर्ट दो बॉडी बहुत ज्यादा खास तरह की होती है नॉर्मल बॉडीज के मुकाबले में, इसलिए जब तक यूलियन अपनी बॉडी को अवेकन नहीं कर लेती है उसको कल्टीवेशन करने में भी बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। और चूजन वन की बात तो छोड़ ही दो, नहीं तो गुआंगलिंग सेट के अलावा जो 8 ग्रेट एल्डर हैं जो कि इमोर्टल सेट के अंदर रहते हैं, अगर उन्हें भी इस बारे में पता चल जाता तो वो चुपचाप ना बैठे।
करते हैं और वो यूलियन को अपने साथ लेके जाते हैं। यूलियन खुद को कोसते हुए कहती है कि अगर उसके पास ये पावर पहले होती तो फिर उसकी फैमिली को ये सब कुछ सहना न पड़ता और उसकी फैमिली जिंदा होती। जिसके बाद वो जैंग से पूछती है कि सॉर्ड दो बॉडी को कैसे अवेकन करते हैं, उसे अपनी फैमिली का बदला लेना है। जैंग उसे कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर चलो सबसे पहले सॉर्ड की को तुम्हें फील करा के देखते हैं। जिसके बाद हम लोग उन सेक्ट वाले को देखते हैं जिनके पास में वुडन डॉल थी और वो लोग यहाँ पे जैंग को ढूंढने के लिए आए थे। लेकिन जब उनका एल्डर उस जगह को देखता है तब उसे यकीन ही नहीं होता है कि यहाँ पे कोई एक्सपर्ट रह भी सकता है। लेकिन अगले ही पल उन लोगों को जैंग की स्वॉर्ड विल महसूस होती है जिसके अंदर से भयानक लाइफ एसेंस निकल रहा था, जो कि इतना शक्तिशाली था कि वहाँ पे जितने भी डिसाइपल थे उन सभी के रोम रोम खड़े हो जाते हैं और उन्हें ऐसा फील होता है कि वो जैसे ही ब्रेक थ्रू करने वाले हैं। उसी टाइम पे वहाँ पे डॉग आ जाता है जो कि उन तीनों को देखते हुए भौंकना शुरू कर देता है। सीयू एल्डर को बताती है कि हम लोग इसी का पीछा कर रहे थे, शायद से मास्टर ने इसे अपने पास रख लिया है। लेकिन जब एल्डर उस डॉग को एकदम गौर से देखता है तब उसे पता चलता है कि असल में ये कोई मामूली सा डॉग नहीं, एक शक्तिशाली डीमन किंग है। जिससे एल्डर काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और सोचते हैं कि ये डीमन किंग यहाँ पे क्या कर रहा है। ऐसा लगता है कि ये हमारे ऊपर हमला करने वाला है, हमें यहाँ से भागना होगा। वो डॉग अपने मन के अंदर सोचता है ऐसा लगता है कि यहाँ पे अभी भी कुछ इंसान बचे हुए हैं जिनको पता है कि अपन कितना खतरनाक है, इसीलिए मैं तुम्हें एक अच्छा शो दूंगा। इसके बाद वो उनके ऊपर भौंकते हुए कहता है कि नीचे आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ कि डीमन किंग कैसा होता है। लेकिन उसी टाइम पे वहाँ पे जैंग आता है और वो उसके मुंह के ऊपर खींच के एक लात मारता है और उसे कहता है कि तुम फालतू में क्यों भौंक रहे हो। यूलियन वहाँ पे प्रैक्टिस कर रही है और वो स्वॉर्ड विल को समझने की कोशिश कर रही है। जिसके बाद वो कुत्ता भाई वहाँ से भागते हुए चला जाता है जैसे कोई गली का कुत्ता मार खाने के बाद भागता है। उसी टाइम पे एल्डर और दोनों लड़कियां नीचे आ जाती हैं। एल्डर तुरंत जैंग को भाई झुक के ग्रीट करता है। जैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि अब ये नवाब कहाँ से आ गए। वहीं पे एल्डर अपने मन के अंदर सोचता है कि इसने एक डीमन किंग को पालतू कुत्ता बना के रखा है, लेकिन ये पर्सन इतना शक्तिशाली होने के बावजूद इस अनलिमिटेड दुनिया के अंदर अनजान है। मुलान आगे बढ़ती है और वो जैंग को बताती है कि ये होली शॉट इमोर्टल सेट के एल्डर है और ये यहाँ पे वापस आए हैं आपको ग्रीटिंग्स देने के लिए, क्योंकि आपने जो वुडन डॉल वहाँ पे भिजवाई थी वो काफी ज्यादा शक्तिशाली और हमारे काम की रही है। इसके बाद जैंग एल्डर को पहचान जाता है और उसे कहता है कि चलो कोई भी बात नहीं है। एल्डर आगे बढ़ता है और वो जैंग को जो कि उसे ग्रेटिंग देता है और उसे सीनियर कहता है। जैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि साला मैं सच में बुढ़ा हो गया हूँ क्या कि एक दूसरा बुढ़ा मुझे सीनियर कह रहा है। इसके बाद जैंग उन लोगों से कहता है कि चलो अंदर आओ, अंदर बैठ के बात करते हैं। एल्डर अपने मन के अंदर सोचता है कि उसने बाजी जीत ली है और उसने किसी ऐसे सीनियर के साथ संबंध बना लिया जो कि ग्रेट टेलीविजन स्टेज पे है और साथ ही में अगर वो लोग जैंग से मदद मांगते हैं तो शायद से जैंग उनकी मदद करेगा। लेकिन एल्डर को एक बात समझ में नहीं आ रही थी, उनकी कल्टीवेशन लेवल होने के बावजूद वो जैंग की स्पिरिचुअल एनर्जी महसूस क्यों नहीं कर पा रहे थे और एल्डर को ऐसा लगने लगता है कि जैंग की कल्टीवेशन उनसे बहुत ज्यादा हाई है, इसीलिए वो शायद से जैंग की कल्टीवेशन को फील नहीं कर पा रहे हैं। एल्डर जैंग से कहता है कि उनकी कल्टीवेशन काफी ज्यादा हाई है, इसीलिए एल्डर को ऐसा लगता है कि जैंग ने कल्टीवेशन ऑफ ओरिजिनल नेचर को कल्टीवेट किया है तभी उनकी पावर इतनी ज्यादा हाई है। जिसपे जैंग आगे से हंसते हुए कहता है कि शायद हो सकता है और अपने मन के अंदर सोचता है कि सिस्टम की बदौलत वो इतना शक्तिशाली है, नहीं तो उसके पास कल्टीवेशन भी नहीं है तो फिर उसे कैसे पता होगा कि ओरिजिनल नेचर क्या चीज होती है। फिर हम लोग यूलियन को देखते हैं और जैंग उनसे कहता है कि ये मेरी स्वॉर्ड विल को समझने की कोशिश कर रही है, इसीलिए परेशान नहीं करो तो ही बेहतर रहेगा। जिसके बाद दोनों लड़कियां जैंग की डोमेन को देखने लगती है और वहाँ पे जो पेड़ पौधे थे उनके अंदर से काफी ज्यादा अच्छी लाइफ एसेंस निकल रही थी, इसलिए उन सभी लोगों को ऐसा लग रहा था कि जैसे खुद एक इमॉर्टल वर्ल्ड का टुकड़ा यहाँ पे आके रुक गया हो। जैंग उन लोगों से कहता है कि यहाँ की सॉइल यानी कि जमीन वो बहुत ज्यादा खराब है, इसीलिए वो अपनी कल्टीवेशन की के साथ बस इतना ही कर सकता है। उसी टाइम में एल्डर आगे बढ़ता है, अगर ऐसी बात है तो फिर ये अच्छी बात है। इसके बाद वो आगे से कुछ गिफ्ट निकालते हुए जैंग से कहता है कि जैंग ने जो उसे वुडन डॉल दी थी उसकी बदौलत ही उनका सेट आज जिंदा है, नहीं तो वो मर चुका होता और वो लोग उसके शुक्रिया के तौर पे जैंग को कुछ देना चाहते हैं। और जब जैंग उसको खोलता है तब उसके अंदर से एक रेस्ट डिवाइन सॉइल बाहर निकलती है यानी कि मिट्टी और साथ ही में एक स्वॉर्ड। एल्डर जैंग को बताते हैं कि ये सॉइल एक सेक्रेट सॉइल है जिसको उनके एंसेस्टर इमॉर्टल वर्ल्ड से लेके आए थे और इसका इस्तेमाल डिवाइन मेडिसिन को उगाने के लिए किया जाता है और ये सॉर्ड उनके सेट की एक डिवाइन ट्रेजर है जिसको वर्मिलियन सॉर्ड कहा गया है। जैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि ये ओल्ड मैन मुझे ये सब कुछ दे रहा है तो फिर इसके बदले में इसे कुछ न कुछ तो चाहिए होगा। जैंग अपने मन के अंदर सोच ही रहा था कि उसे ये सब कुछ रखना चाहिए या नहीं। उसी टाइम पे एल्डर जैंग से कहता है रख लो हमें इसकी जरूरत नहीं है। तो फिर जैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि ये खाद भी बहुत ज्यादा कमाल की है, लेकिन एल्डर उसे कहता रहता है कि रख लो। तो फिर जैंग इन सभी चीजों को रखने के लिए मान जाता है और उसे कहता है कि अगर इतना तेल लगाओगे तो बिल्कुल रख
लूंगा। और वो एल्डर से कहता है कि वो खाद का इस्तेमाल सब्जियां उगाने के लिए करेगा, जिसके बाद वो वहां से चला जाता है। एल्डर अपने मन के अंदर सोचता है कि सुप्रीम मास्टर से यही उम्मीद की जा सकती है कि वो एक सेक्रेट सोयल का इस्तेमाल सब्जियां और फूल उगाने के लिए करेगा। ये तो अच्छी बात हुई कि इसने गिफ्ट को एक्सेप्ट कर लिया, नहीं तो हमें खाली हाथ यहाँ से जाना पड़ता। लेकिन जंग जाते हुए उन लोगों से कहता है कि उसने अभी यहाँ पे एक बुल डीमन को मारा था और उसका मीट पक के तैयार ही होने वाला है। इसीलिए जंग उनको डिनर ऑफर करता है और वो लोग मान जाते हैं। जिसके बाद जंग मुलन से कहता है क्या तुम वो बर्तन मेरे लिए यहाँ पे ले आओगी, लेकिन एल्डर उसे कहता है कि मैं जाके करूंगा। जिसके बाद वो वहाँ पे डिवाइन बर्तन के पास जाते हैं। एल्डर को पहली नजर में तो समझ में नहीं आता है कि ये कौन सा बवाल है, और जब वो उसे उठाने की कोशिश करते हैं तब वो अपनी पूरी ताकत के साथ भी उसे उठा नहीं पाते हैं। जिसके बाद वो उस डिवाइन बर्तन को अच्छे से देखते हैं, तब उन्हें समझ में आता है कि ये नॉर्मल सा बर्तन नहीं, असल में एक फर्नेस है जो कि कल हेवन से गिरा था, और इसको ढूंढने के लिए कई सारे सेक्ट मरे जा रहे हैं और कत्लेआम मचा रहे हैं। लेकिन इसको यहाँ पे जंग एक बर्तन की तरह इस्तेमाल कर रहा है जिसमें मीट पकाया जा रहा है, और क्योंकि एल्डर उसे हिला तक नहीं पा रहे थे, इसीलिए जंग को ऐसा लगता है कि उसने बुढ़े को बहुत ज्यादा काम दे दिया है, उसे खुद ही इस पॉट को इधर उधर करना चाहिए था। इसके बाद जंग जाता है और उस बंधन को बड़े आराम से उठा के आग के ऊपर रख देता है और मीट पकना शुरू हो जाता है। एल्डर मुलन से कहता है, मुलन क्या तुम्हें पता चला कि वो कोई नॉर्मल सा बर्तन नहीं है, असल में आर्टिफैक्ट है जो कि कल आसमान से गिरा था, और मुझे यकीन है कि कल जो आसमान को चीरते हुए वो सॉर्ड इमॉर्टल वर्ल्ड तक गई थी, उसके पीछे भी इसी बंदे का हाथ होगा, मुझे पक्का यकीन है। मुलन एल्डर से पूछती है तो फिर मास्टर की कल्टीवेशन क्या हो सकती है, जिस पे एल्डर आगे से कहता है कि वो भी नहीं बता सकता है कि जंग की कल्टीवेशन क्या है। अगर तुक्का भी लगाओ तो फिर मैं सिर्फ अर्थ लेवल के इमॉर्टल तक पहुंच सकता हूँ, लेकिन मैं इसकी असली कल्टीवेशन को नहीं देख सकता हूँ। ये उससे ऊपर का भी कल्टीवेटर और इमॉर्टल हो सकता है। मुलन ये सुन के एकदम घबरा जाती है और अपने मन के अंदर सोचती है, अच्छा हुआ हमने कुत्ते का पीछा करते हुए उसे उंगली नहीं की, नहीं तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस यानी कि परिणाम और भी ज्यादा खतरनाक हो सकते थे। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि जैंग वहां पे जाता है और खाना पीना रेडी कर देता है और उन लोगों से कहता है कि दावत शुरू हो गई है, खाना शुरू करो। जिसके बाद वो तीनों आगे बढ़ते हैं और जैसे ही उस स्ट्यू को चखते हैं तो वो तीनों दीवाने हो जाते हैं। उन्हें ऐसा फील होता है कि जैसे वो आसमानों में उड़ रहे हैं और उनके पंख निकल आए हैं, और साथ ही में उस ग्रेनियन यानी कि जो मीट को उन लोगों ने खाया था वो इतना ज्यादा पौष्टिक चीजों से भरा हुआ था कि इन लोगों के अंदर बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी भर जाती है। इसके बाद एल्डर जैंग से कहता है कि वो लोग यहाँ से जा रहे हैं और वो उसे दोबारा परेशान नहीं करेंगे। जैंग उनसे कहता है कि तुम लोग कभी भी यहाँ पे आ सकते हो, लेकिन उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि एल्डर को बिना पता चले ही वो ब्रेक थ्रू कर जाता है और वो गॉड ट्रांसफॉर्मेशन के स्टेज पे आ जाता है। मुलन उसे कहती है कि आप इतनी जल्दी से ब्रेक थ्रू कैसे कर लिए। इस पे एल्डर आगे से बताता है कि वो मीट जो उन लोगों ने खाया था उसके अंदर बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी थी, और साथ ही में ये पूरी जगह भी स्पिरिचुअल एनर्जी में भरी हुई है, और साथ ही में वो मीट एक ऐसे फर्नेस में बनाया गया था जिसको डिवाइन ट्रेजर माना जाता है। इसीलिए बेशक वो लोग इतने ज्यादा शक्तिशाली हो चुके हैं कि बिना पता ही वो लोग ब्रेक थ्रू कर सकते हैं। जिसके बाद हम लोग जैंग को देखते हैं जो कि भागते हुए एक ऐसी जगह पे आ जाता है जिसने वहां पे खेती की थी और उसने सेक्रेट सॉइल को यहीं पे मिला दिया था, और जैंग उम्मीद कर रहा था कि अब वो यहाँ पे कई सारे फ्रूट्स के पेड़ लगा सकता है। लेकिन उसी टाइम पे उसकी नजर एक पेड़ के ऊपर पड़ती है जिसके ऊपर गिनसेंग फ्रूट लगा हुआ था जो कि भाई चमक रहा था और पूरी तरीके से पक चुका था। लेकिन जैंग को ये समझ में नहीं आता है कि इस पेड़ के ऊपर एक इंसान क्या कर रहा है। लेकिन डॉग की फट जाती है और वो आगे से भागते हुए कहता है कि ये तो भूत है, भगाओ यहाँ से। लेकिन हमें बाद में पता चलता है कि ये चीज बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी इकट्ठा करने की वजह से स्पिरिट में बदल रही थी, जिससे यूलियन जैंग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि जब भी कोई पेड़ या फिर ऐसी कोई चीज स्पिरिचुअल की को इकट्ठा करता है और खुद को स्पिरिट में बदलता है तब उसका लेवल इमोर्टल जितना हो जाता है, यानी कि ये इमोर्टल जितना शक्तिशाली था। हम लोग देखते हैं कुछ ही देर में वो स्पिरिट पूरी स्पिरिचुअल एनर्जी को इकट्ठा कर देती है, जिसके बाद वहां से बहुत ज्यादा लाइफ एसेंस बाहर निकलती है। इसी वजह से आसपास के जितने भी रेस के लोग थे उन सभी को ये खतरनाक लाइट दिखाई देती है, और उन सभी लोगों को पता चल जाता है कि कोई चीज तो स्पिरिट में बदली है जिसके अंदर बहुत ज्यादा लाइफ एसेंस भरा हुआ है। उसी टाइम पे हम लोग दो एल्डर्स को देखते हैं और ये लोग भाई बुड्ढे हैं और किसी तरह के मास्टर हैं। इन्हें भी पता चल जाता है कि जिस जगह पे ये लाइट निकल रही है उस जगह पे कोई ना कोई ऐसी चीज आई है जो कि मॉर्टल नहीं है और इसके पास बहुत ज्यादा पावर हो सकती है। इसीलिए ये दोनों फैसला करते हैं कि ये उसका पीछा करके वहां पे जाएंगे और शायद से इनको कुछ ऐसा मिल सकता है जो उनकी बिखरी हुई
हुई जमाने को फिर से हरियाली में बदल सकता है। हम लोग देखते हैं कि वो स्पिरिचुअल भी इकट्ठा होने के बाद एक बंदे में बदल गई थी, जो कि बताता है कि वो एक इमॉर्टल है, लेकिन वो स्पिरिचुअल की इकट्ठा होने की वजह से बना है। इसीलिए वो यहाँ पे जैंग के डोमेन की एक गार्ड की तरह रक्षा करेगा और ये उसकी ड्यूटी होने वाली है। इसके बाद वो बंदा जैंग से कहता है कि उसके पास अभी भी नाम नहीं है, इसीलिए जैंग को उसे नाम देना पड़ेगा। जैंग कुछ देर के लिए अपने मन के अंदर सोचता है, जिसके बाद वो कुछ ही मिनटों में उस बंदे का नाम रख देता है कि उसका नाम जेन युवानसी रख देता है, जो कि उसके हालात और उसके पैदा होने की बात को दर्शाता है। युवानसी जैंग से कहता है कि वो अब से उसकी मनार यानी कि डोमेन की रक्षा करने वाला है और यहाँ पे एक गार्ड की तरह काम करेगा। जैंग उसे कहता है तो फिर ठीक है, अब से तुम इस इलाके की रक्षा करोगे और मैं यहाँ से निकलता हूँ। और वो अपने मन के अंदर सोचता है कि वो सेक्रेट सॉइल इतनी बुरी भी नहीं थी, उसकी मदद से एक यहाँ पे इमोर्टल स्पिरिट आ गई। वह भी यूलियन जैंग से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गई थी कि उसने इमोर्टल्स को इमोर्टल में बना दिया और ये काफी ज्यादा खास बात है। उसी टाइम में हम लोग गुआलिंग सेक्टर वाले और बुल डीमन क्लैन को देखते हैं, जो कि डायरेक्ट जैंग की डोमेन की तरफ आगे बढ़ रहे थे। कीजी आगे बढ़ता है और उन लोगों को बताते हुए कहता है कि मैं इसी के बारे में बात कर रहा था, यहीं पे वो कमीना छुपा हुआ है। हम लोग देखते हैं गुआलिंग सेक्टर का लीडर वो काफी ज्यादा होशियार था और वो एक ही झटके में पता लगा लेता है कि यहीं से वो स्पेशल एनर्जी निकली थी और यहाँ के हालात कुछ तो अजीब है। लेकिन उसी टाइम में बुल डीमन किंग आगे से हंसते हुए कहता है कि ये पूरा इलाका डीमन टेरिटरी के अंदर आता है, कि मैं जैसे ही वहाँ पे अपना कदम रख दूंगा तो फिर किसी के अंदर भी हिम्मत नहीं होगी कि कोई भी हमारे ऊपर हमला कर सके। गुआलिंग सेट का लीडर आगे से हंसते हुए कहता है कि डीमन किंग की पावर बहुत ज्यादा कमाल की है, इसीलिए बेशक वो लोग अंदर कदम रख सकते हैं। उसी टाइम में हम लोग जैंग की पार्टी को देखते हैं। जैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि मेरी एक्टिंग करना इतना बुरा भी नहीं था, ये लोग तो काफी जल्दी आ गए। हम लोग देखते हैं कि वो सभी लोग सीधा आके डोमेन के अंदर घुस जाते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि उनकी नजर डॉग के ऊपर पड़ती है, जो कि भाई बिंदास तरीके से स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करते जा रहा था। बुल डीमन किंग अपने मन के अंदर सोचता है कि ये डीमन किंग है, लेकिन इसके बावजूद ये बिना किसी कल्टीवेशन के स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। लेकिन मुझे इससे क्या फर्क पड़ता है, थोड़ी ही देर में इसका कल्टीवेशन मेथड मेरे हाथों में आने वाला है। वहीं पे गुआलिंग सेक्ट का लीडर अपने मन के अंदर सोचता है कि ये डॉग दिखने में बहुत ज्यादा शक्तिशाली लगता है, अगर इसे हम अपने सेक्ट के लिए स्पेशल पेट के तौर पे रख लेते हैं तो इससे हमारे सेक्ट को फ्यूचर में बहुत ज्यादा फायदा होगा। इसके बाद वो सभी लोग मुस्कुराते हुए उस डॉग के पास जाते हैं और उससे कहते हैं, प्यारे पप्पी, क्या तुम हमारे सेट के गार्डियन डिवाइन बीस्ट बनना चाहोगे? हम देखते हैं कि वो डॉग अपनी आंख खोल के जब अपने सामने देखता है तब उसके सामने बुल डीमन किंग खड़ा था, जो कि उससे कहता है कि तुम अभी भी डीमन रेस से अपने नाता रखते हो, तो फिर तुम अपने आप को इंसान के हवाले कैसे कर सकते हो? इसके बाद बुल डीमन किंग आगे बढ़ता है और उससे कहता है कि मैं यहाँ का डीमन किंग बनने वाला हूँ, अगर तुम मुझे फॉलो करते हो तो फिर तुम मेरे राइट हैंड बन सकते हो। इसके बाद मैं इस बात की इंश्योरिटी यानी कि वादा करता हूँ कि तुम फ्यूचर में खुद की टेरिटरी के ऊपर राज करोगे। लेकिन अपना डॉग उसे भाई ऊपर से नीचे देखता है और उससे कहता है, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है और तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो, पहले इस जगह को देखो यहाँ पे क्या चल रहा है, फिर आके तुम मेरे पास ये ऑफर देना। इससे बुल डीमन को काफी तेज गुस्सा आता है और वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उससे कहता है कि कुत्ते कि तुम कभी भी सीधी नहीं होती है, मैं तुमको एक मौका दे रहा हूँ, लेकिन तुम अभी भी एक इंसान को बचाना चाहते हो, मैं तुम्हें दो चॉइस देता हूँ। सबसे पहले कि यहाँ पे आओ और मेरे सामने झ झुका के मुझे अपना मालिक मानो, नहीं तो आज मैं तुम्हारा नाता यहीं पे खत्म कर दूंगा और यहीं पे जिंदा गाड़ दूंगा। जिससे हमारे डॉग को गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद वो भी अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए डायरेक्ट बुल डीमन किंग के ऊपर हमला कर देता है। तो आसपास जितने भी गार्ड्स खड़े हुए थे वो सभी हवा में उड़ जाते हैं, उसके अंदर इतनी ताकत थी। बुल डीमन किंग भी इससे काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और उससे कहता है, मुझे लगा था कि तुम बेवकूफ कुत्ते हो, लेकिन तुम्हारे पास भी कुछ स्किल्स है। जिसपे आगे से अपना डॉग भाई अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए कहता है कि अगर मुझे चोट न लगी होती तो फिर तुम्हारी ये औकात ही न रहती कि तुम मुझे ऑफर दे सकते, और साथ ही में अपनी पावर्स को रिलीज कर रहा था। इससे बुल डीमन भी ये समझ जाता है कि अपना डॉग भी एक डीमन किंग है और उसके पास भी बहुत ज्यादा पावर है। जिसके बाद डॉग वहाँ पे बुल डीमन किंग के साथ फाइट करना शुरू कर देता है और वो अपने एबिलिटीज का इस्तेमाल करते हुए खुद को उलझा के रखता है। वहीं पे कीजी अपने मन के अंदर सोचता है कि उसने पिछली बार इस डॉग को उस बंदे के साथ में देखा था। हम लोग देखते हैं गुआलिंग सेट का लीडर कहता है कि अगर एक डीमन किंग उसकी डोमेन की रक्षा करता है तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि वो बंदा। लेकिन उसी टाइम में हम लोग देखते हैं कि जैंग बाहर आ जाता है और उन लोगों से कहता है, यो क्या हालचाल है। यूलियन जैसे ही वहाँ पे गुलियन सेट के एल्डर और बुल डीमन किंग को देखती है तो उसे काफी तेज गुस्सा आता है। वहीं पे गेल्डर अपने मन के अंदर सोचता है, तो ये वही बंदा है जिसके बारे में
में कीजी ने हमें बताया था। माइक वार्निंग सेट के एल्डर की जो बुद्धि थी वो बहुत तेज थी। वो अपने मन के अंदर सोचता है कि ये बंदा यहाँ पे बड़ी धौंस के साथ आया है, इसके पास कोई भी कल्टीवेशन नहीं है, इसीलिए दाल में कुछ तो काला है। जिसके बाद एल्डर जैंग से पूछता है तुम्ही ने हमारे डिसेपल को मारा था, जिसपे जैंग बिल्कुल धल्ले से कहता है कि हाँ मैंने ही उन्हें मारा था, तुम लोग क्या उखाड़ लोगे। जिससे बाकी सभी एल्डर्स को गुस्सा आ जाता है, लेकिन लीडर वाला जो एल्डर था वो उन लोगों को रोक देता है और अपने मन के अंदर सोचता है कि ये पक्का हमें उंगली करना चाहता है, लेकिन इसका ये कॉन्फिडेंस मुझे कुछ तो गड़बड़ वाला निशान दे रहा है। कहीं इसकी ताकत मेरी सोच से भी तो ज्यादा नहीं है और साथ ही में बुल डीमन किंग अभी उस डॉग की वजह से उलझा हुआ है और कहीं हमारा सेक्टर ऊंचाइयों की जगह पे डूब न जाए। और वो अपने मन के अंदर सोचता है कि हमें यहाँ से पीछे हटने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढना ही पड़ेगा। अगर हमें इसके बारे में पहले पता होता तो मैं पक्का यहाँ से पीछे हट जाता और कभी भी ये करने के लिए ना आता। इसके बाद वो एल्डर आगे बढ़ता है और वो जैंग से माफी मांगते हुए कहता है कि वो यहाँ पे सन फैमिली की तरफ से आया है और जैंग को अभी तक पता लग चुका होगा कि यूलियन के अंदर कैसी क्वालिफिकेशन है, इसीलिए डीमन किंग उसे अपने साथ ले जाना चाहता था। अगर जैंग को कोई भी दया नहीं है और वो अगर उनके ऊपर दया दिखाना चाहता है तो फिर वो लोग यहाँ से जाना चाहते हैं और उन्हें सन फैमिली के लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा है। जिसे जैंग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और अपने मन के अंदर सोचता है कि ये तो बिल्कुल भी वैसे एक्ट नहीं कर रहा है जैसा इसको करना चाहिए था। इसे तो मेरे ऊपर हमला करना चाहिए था, लेकिन ये तो माफी मांग के यहाँ से खिसकना चाहता है। क्योंकि जैंग आगे से कोई भी जवाब नहीं देता है तो फिर वो लोग वहाँ से चुपचाप खिसकने लगते हैं। लेकिन जैंग उनसे कहता है कि भाग कहाँ रहे हो भाई, अगर तुम लोग भाग जाओगे तो फिर मेरे पॉइंट्स कहाँ से मिलेंगे। इसके बाद जैंग उन लोगों से कहता है कि तुम लोगों का डीमन के साथ उठना बैठना है, जिसके साथ तुम लोगों ने मिलकर मेरी पैरी डिसेबल की पूरी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दिया और इतने बड़े कांड करने के बाद तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ से चुपचाप जाने दूंगा और तुम थोड़ा सा ज्ञान पी लोगे और मैं उसके ऊपर यकीन कर लूंगा। हम लोग देखते हैं कि वो एल्डर अपने एक एल्डर से कहता है कि वो आगे बढ़े। वो एल्डर जल्दी से आगे बढ़ता है और चीखते हुए कहता है कि ये बंदा दूध के दांत गिरे नहीं और उड़ने चला आया, मैं इसे अभी बताता हूँ। लेकिन उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि वही एल्डर उसके ऊपर हमला करता है और उसको मार गिराता है। इससे वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं और उन्हें समझ में नहीं आता है कि एल्डर ने ऐसा क्यों किया। एल्डर वो को मारने के बाद वो एल्डर आगे से कहता है कि वो लोग बेशक सन फैमिली की बेटी को डीमन को देना चाहते थे, लेकिन उनकी पूरी फैमिली को डिस्ट्रॉय करने का ऑर्डर उसने नहीं दिया था, ये एल्डर वो ने किया था। और क्योंकि उसने एल्डर वो को मार दिया है और इस बात से जरूर अब जैंग को सेटिस्फैक्शन मिला होगा, इसीलिए अब वो लोग यहाँ से जा सकते हैं। जैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि ये एल्डर हद से ज्यादा चालाक है और इसकी बुद्धि तो बहुत तेज है भाई। इसे मेरी ताकत के बारे में पता भी नहीं चला, लेकिन इसके बावजूद ये चौकन्ना हो गया और पूरे ब्लेम को अपने एल्डर के ऊपर डाल दिया और उसे मारने के बाद मुझसे कह रहा है कि मैं इसे जाने दूं। ये बंदा एक रूथलेस है और ये किसी भी हद तक आगे बढ़ सकता है खुद को बचाने के लिए। और क्या ऐसे लोगों को सच में राइटियस होने का अधिकार है जो कि पीठ पीछे ऐसे कांड करते हैं और सामने से दिखाते हैं कि वो बड़े सत्यवादी हैं। खैर कल्टीवेशन की दुनिया ऐसी है ही है, यहाँ पे कई सारे लोग रूथलेस और मर्सीलेस है, लेकिन अभी के टाइम में मैं यहाँ पे छुरा हूँ और ये मेरे हाथों से कटने वाली मूली। और इसी चीजों को कल्टीवेशन की दुनिया में जाने देना एक पाप के सिवा है। जिसके बाद जैंग उस एल्डर से कहता है कि तुमने मेरी बेलव्ड डिसाइपल के साथ जो कांड किए हैं, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम अपने डिसाइपल की एक जिंदगी देके उन सभी चीजों को रिवर्स कर सकते हो और उन्हें ठीक कर सकते हो? तो फिर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। वो सभी लोग फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं, लेकिन एल्डर अभी भी अपनी बात पे टिका हुआ था कि अगर जैंग उन्हें इस तरह से माफ नहीं करेगा और ये मामला ऐसे जाने नहीं देगा, जिसपे वो लोग अपने एल्डर को भी मार देते हैं, तो फिर गुआलिंग सेट के पास और कोई भी रास्ता नहीं बचता है सिवाय जैंग के साथ फाइट करने के, वो भी अपनी पूरी ताकत के साथ। और वैसे भी एक डिसाइपल के लिए इतनी दूर तक जाना ये बेवकूफी होगी। इसमें जैंग कहता है कि बात में तो दम है और काफी ज्यादा समझदारी की भी बात है, क्योंकि यूलियन मेरी अभी भी डिसाइपल बनी है, इसीलिए चलो इस बारे में सोचते हैं कि यूलियन का बदला यूलियन को ही लेने दिया जाए और मैं यहाँ से एक इंच भी नहीं हिलूंगा। इसके बाद जैंग यूलियन से कहता है कि उसके फैमिली के दुश्मन उसके सामने ही खड़े हैं, वो बैठी हुई क्यों है, जाओ और जाके उन्हें डिस्ट्रॉय कर दो। लेकिन यूलियन को अभी भी चिंता हो रही थी कि उन सभी लोगों का लेवल यूलियन से काफी ज्यादा है। लेकिन जैंग उसे वो डिवाइन शॉट देते हुए कहता है कि तुमने काफी ज्यादा मेहनत की है और तुम लगभग मेरी शॉर्ट विल को समझ चुकी हो, और इसीलिए मैं जब तुमसे जाने के लिए कहूँ तो फिर तुम चली जाओ। और वैसे भी बदला अपने हाथों से लेने में ही असली मजा आता है। इसके बाद जैंग उन लोगों से कहता है कि अगर उनमें से कोई भी यूलियन को हरा देता है तो फिर वो वादा करता है कि वो उनमें से किसी को भी नहीं मारेगा और उन्हें सही सलामत यहाँ से जाने देगा। जैंग से पूछता है क्या उसे अपनी बात के ऊपर पक्का यकीन है, जिसपे जैंग उसे कहता है हाँ भाई हाँ, तुम लोग चिंता क्यों करते हो। जिसके बाद जैंग यूलियन से कहता है
कि जाओ और जाके अपना बदला ले लो। जिसके बाद यूलियन आगे बढ़ती है और वो सॉर्ड को एल्डर की तरफ करते हुए कहती है कि वो आज अपनी सन फैमिली का बदला लेके ही रहेगी और उसको मार देगी। लेकिन एल्डर आगे से कहता है कि अभी अंडे से बाहर निकली नहीं हो और उड़ना शुरू कर दिया, अपनी औकात में रहो। इसके बाद वो कीजी से कहता है जाओ जाके उसके साथ डुबल करो, लेकिन उसे मारना नहीं। इसके बाद कीजी आगे बढ़ता है और वो यूलियन से कहता है कि तुम्हें जीतने के बारे में सोचना छोड़ देना चाहिए। लेकिन वो ये सभी बातें कर ही रहा था कि उसी टाइम पे यूलियन आगे बढ़ती है और वो उसकी बॉडी के ऊपर एक जोरदार स्लैश मारती है और उसके दिल को चीर देती है और उसे एक ही बार में मार देती है और उसे कहती है कि तुम्हें भी फालतू की बकवास नहीं करनी चाहिए। यूलियन जैसे ही किसी को मार गिराती है तो उधर जैंग को भाई पॉइंट मिलते हैं, क्योंकि डिसाइपल अगर किसी को मारती है तो फिर होस्ट को बहुत सारे पॉइंट मिलते हैं और ये नियम हर जगह काम करता है। हम लोग देखते हैं कि एल्डर यूलियन से कहता है कि इतना उड़ो नहीं, भले ही तुम्हारी शॉट स्किल अच्छी हो लेकिन तुम्हारी स्टेज अभी भी बहुत ज्यादा कम है, तुम अभी भी गोल्डन स्टेज पे हो। इसके बाद वो अपनी तरफ से एक फीमेल रेडर को आगे भेजता है जिसका नाम सान था और इसकी कल्टीवेशन काफी ज्यादा अच्छी है और वो सान से कहता है कि उसे यूलियन को मारने की जरूरत नहीं है, क्या पता वो लोग अगर यूलियन को मार देते हैं तो फिर जंग इस बात का उनसे बदला ले ले। और वो अपने मन के अंदर सोचता है कि अभी के लिए उन्हें यहाँ से निकलना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद वो लोग जैंग से निपटने के बारे में सोचेंगे और कोई नई तरकीब लगा के जैंग से बदला ले लेंगे। सान यूलियन के ऊपर हमला करते हुए कहती है कि मैं तुम्हें मारूंगी नहीं, लेकिन मैं तुम्हें अपाहिज बना दूंगी। इसके बाद हम सभी लोग देखेंगे कि जैंग तुम्हारे लिए क्या फाइट हमसे फिर भी करेगा, तुम्हारे जैसे अपाहिज डिसाइपल के लिए। इसके बाद जैंग यूलियन के ऊपर हमला करती है, लेकिन यूलियन अपनी शॉट का इस्तेमाल करते हुए उसके हमले को ब्लॉक कर लेती है और उसे पीछे झटक देती है। सान उसकी तारीफ करते हुए कहती है कि तुम्हारे पास अच्छे स्किल्स हैं, लेकिन उसी टाइम पे सान को यूलियन की बॉडी के अंदर से एक भयंकर स्वॉर्ड वेल महसूस होती है जो कि इतनी शक्तिशाली थी कि उसके प्रेशर की वजह से ही सान अपनी जगह से हिल नहीं पाती है। यूलियन इसी बात का फायदा उठाती है और वो तेजी से आगे बढ़ के सान का गला काट देती है और उसे वहीं पे मार गिराती है, जिससे वो सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। यूलियन अपने मन के अंदर सोचती है कि उसने सक्सेसफुली नासेंट सोल्डियाना वाले बंदे को मार दिया, लेकिन उसकी बॉडी अचानक से हिलना क्यों बंद हो गई थी। तभी उसकी नजर जैंग के ऊपर पड़ती है, यानी कि जैंग ने ही सान को वहां पे कुछ देर के लिए रोक रखा था। इसके बाद वो आगे से यूलियन को हंसते हुए थम्स अप भी करता है। वह जैंग ने मदद इसलिए की थी ताकि उसे अपने डिसाइपल को बचाना था और साथ ही में सैन को मारने के बदले में वहाँ पे 3000 पॉइंट भी मिले थे, जिससे यूलियन की दिल एकदम भाई खुश हो जाता है और वो जैंग के ऊपर फिदा हो जाती है। फिर यूलियन उनकी तरफ शॉट करते हुए कहते हैं कि दोबारा कौन भिड़ना चाहता है। वो सभी लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और उन्हें समझ में नहीं आता है कि अभी यहाँ पे क्या हुआ। सान की कल्टीवेशन के साथ वो आसानी के साथ उस हमले को डॉज कर सकती थी, और तभी उन सभी लोगों की नजर जैंग के ऊपर पड़ती है और उन्हें भी पता चल जाता है कि जैंग चुपके चुपके से यूलियन की मदद कर रहा है ताकि उसे कुछ भी न हो। लेकिन वो लोग कुछ भी नहीं कर सकते थे क्योंकि उन्होंने जैंग को हिलते हुए देखा ही नहीं था। इसके बाद एल्डर आगे बढ़ता है और एक एल्डर से कहता है कि अब तुम्हारी बारी है और तुम उसे पक्का मार देना। लेकिन वो एल्डर आगे से कहता है कि वो शायद से भी कमजोर है, वो तो उसके सामने टिक भी नहीं पाएगा। इसके बाद उन दोनों के अंदर भिड़ंत हो जाती है कि अगली बार यूलियन के सामना करने के लिए कौन जाएगा। उसी टाइम में हम लोग बुल डीमन किंग को देखते हैं जो कि डॉग के साथ फाइट कर रहा था, जहाँ पे वो दोनों ही अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए तबाही के साथ लड़ाई लड़ रहे थे। बुल डीमन किंग डॉग से पूछता है कि तुम एक डीमन किंग होने के बावजूद किसी इंसान के खातिर क्यों फाइट कर रहे हो। इस पे डॉग आगे से जवाब देता है कि मैं भले ही चूतिया दिखता हूँ लेकिन हूँ नहीं, और अभी के हालात को देखते हुए मुझे पता है कि मैं कौन सी चीज कर रहा हूँ और वो कितनी सही है। इस पे बुल डीमन किंग आगे से कहता है तो फिर डीमन रेस की तरफ से मैं आज तुम्हारा खात्मा कर दूंगा क्योंकि तुम डीमन रेस के नाम पे एक बहुत बड़ा धब्बा हो। जिसके बाद वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए डॉग के ऊपर हमला कर देता है और उसके ऊपर एक जोरदार पंच मारने वाला था। डॉग भी आगे से कहता है मुझे हल्के में ले रहे हो। इसके बाद वो वहाँ पे अपनी एबिलिटी को एक्टिवेट करता है जिसका नाम था डार्क नाइट टेरिटरी। इसके बाद कुछ एरिया के अंदर पूरी तरीके से अंधेरा हो जाता है और बुल डीमन किंग को कुछ भी नहीं दिखाई देता है, जिससे वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और उसे समझ में नहीं आता है कि पूरी जगह काली कैसे हो गई और उसे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। इसी बात का फायदा उठाते हुए अपना डॉग भाई अपने पंजों को बाहर निकालता है और बुल डीमन किंग के कंधों को नोचते हुए उसके पार निकल जाता है और उससे कहता है तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पे सबसे शक्तिशाली हो, लेकिन ऐसा नहीं है। जिस पे बुल डीमन किंग उसे पूछता है क्या तुम डार्क नाइट डीमन किंग हो। जिस पे डॉग उसे कहता है क्या तुम्हें अब पता चला कि तुम किसके साथ फाइट कर रहे थे। जिस पे बुल डीमन किंग उसके ऊपर हमला करते हुए कहता है कि हाँ मुझे अब पता चला कि एक खतरनाक डीमन किंग एक पालतू कुत्ते की तरह किसी इंसान का कहना मान रहा है। जिसके बाद वो डॉग
डॉग के ऊपर एक जोरदार घूंसा मारता है, लेकिन डॉग उसे कहता है कि तुम्हें पता भी नहीं है कि तुम किसके साथ उलझ रहे हो। तुमने सिर्फ कुछ हजार सालों के लिए ही कल्टीवेशन को किया है और तुम मेरे बराबरी के नहीं हो। हम लोग देखते हैं कि वो पंच डॉग को लगता तो है, लेकिन डॉग अपनी बॉडी को सैंडो में बदल के उसके पार निकल जाता है और साथ ही में उसके कंधे को फिर से घायल कर देता है और उससे कहता है कि अगर मैं घायल ना हुआ होता तो फिर तुमको मारना एक केक को काटने जितना आसान होता। इसके बाद डॉग बुल डीमन किंग को डीमन एम्परर के बारे में बताना शुरू करता है, लेकिन वो बताता नहीं है और उससे कहता है मुझे नहीं पता है कि तुम यहाँ पे किस लिए आए हो और तुम्हारा गुआलिंग सेट के साथ क्या लेना देना है, लेकिन तुम जिस लड़के के पीछे थे वो लड़की मेरे मास्टर की डिसाइपल है, इसीलिए मुझे किसी भी कीमत पे उनकी खातिर लड़ना ही पड़ेगा और तुमने यहाँ पे आके अपनी मौत को खुद ही दावत दी है। इस पे बुल डीमन किंग आगे से कहता है कि इसी वजह से तुम इंसान की खातिर फाइट कर रहे थे, लेकिन अभी भी तुम्हारे पास एक मौका बचा हुआ है। गुआलिंग सेट के साथ मिलके मैं पक्का उस इंसान को मार दूंगा, जिसके बाद हम लोग उस लड़की को अपने साथ लेके जाएंगे और उसकी बॉडी हमारी हो जाएगी और अगर तुम चाहो तो अभी भी हमारे साथ आ सकते हो, नहीं तो पूरा का पूरा डीमन रेस तुम्हारे पीछे पड़ जाएगा क्योंकि तुमने उन सभी को धोखा दिया है और वो सभी तुम्हारा मरते दम तक पीछा करेंगे और तुम्हें मार डालेंगे। अपना डॉग इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें जिंदा छोड़ने वाला था, लेकिन इस गद्दारी के बाद तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि बेवकूफों को जिंदा रहने का कोई भी अधिकार नहीं है। उसी टाइम में हम लोग यूलियन को देखते हैं जिसने एक एक करके गुआलिंग सेट के जितने भी डिसाइपल थे उन सभी को मार दिया था। इसके बाद वहाँ पे यही दोनों बच गए थे और यूलियन उनसे कहते हैं कि तुम में से कौन आने वाला है। एल्डर अपने उस एल्डर से कहता है कि उन लोगों ने यूलियन की सिचुएशन को पहले ही समझ लिया है। उसने एक भयंकर शॉर्ट विल को सीख लिया है जिसकी मदद से वो अपने अपोनेंट को कुछ टाइम के लिए फ्रीज कर देती है, जिसके बाद वो उसके ऊपर हमला करके उसे मार देती है, लेकिन इसकी कल्टीवेशन अभी भी काफी ज्यादा कम है। फिर एल्डर अपने एल्डर से कहता है कि तुम उसके ऊपर पूरी ताकत से हमला करना और उसकी सोल को जला देना और वो बंदा अपने डिसेपल को ऐसे मरने थोड़ी ना देगा और उसी टाइम में मैं उसे रोकने की कोशिश करूंगा और हम दोनों की ताकत के साथ मुझे पक्का यकीन है कि वो हमले को नहीं रोक पाएगा और वो भी अपनी डिसेपल के साथ मारा जाएगा। वो एल्डर आगे से कहता है कि अगर वो उतना शक्तिशाली हुआ कि वो हमले को रोक लेगा तो फिर हम लोग तो गए। इस पे एल्डर उसे आगे से कहता है कि हम लोग और क्या ही कर सकते हैं, अगर जीना चाहते हो तो फिर बिना कुछ सोचे समझे उसके ऊपर हमला करो, नहीं तो हम लोग यहीं पे मारे जाएंगे। फिर वो एल्डर सोलियन के साथ फाइट करने के लिए राजी हो जाता है। इसके बाद वो सोलियन के ऊपर एक जोरदार हमला करता है। सोलियन उसे रोक तो लेती है, लेकिन ताकत के हमले की वजह से वो पीछे की तरफ खिसकते हुए चली जाती है और उसे समझ में आ जाता है कि गॉड ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज के लोग नासेंट सोलियन के बहुत ज्यादा ऊपर के होते हैं। उसी टाइम में वो एल्डर पीछे मुड़ता है और उसे कहता है कि शुरू करो, लेकिन जब वो पीछे देखता है तब तक वो एल्डर वहां से भाग चुका था और उसने उस एल्डर की पीठ के ऊपर सोल बर्निंग तलिस्मा भी लगा दिया था, जिससे अब इसकी बॉडी डिस्ट्रॉय होने वाली थी। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि उस एल्डर की बॉडी भाई जलने लगती है और कुछ ही देर में वहां पे बहुत बड़ा धमाका होने वाला था और वैसे भी ये बंदा गोल्ड ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज पे था तो फिर धमाका बहुत बड़ा होने वाला था। उसी टाइम में युआनजी आगे बढ़ता है जो कि उस धमाके को भाई कवर कर लेता है और धमाके की एक बूंद भी बाहर नहीं निकलती है। इस वजह से वो एल्डर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि ये धमाका बहुत ज्यादा शक्तिशाली था, तुम लोग इसे कैसे रोक सकते हो, लेकिन युआनजी तो इमॉर्टल है, उसके लिए कौन सी बड़ी बात है। इसके बाद उस एल्डर को याद आता है कि उसे अभी यहाँ से भागना चाहिए, सवाल बाद में भी पूछ सकता है। इसके बाद वो पूरी स्पीड से वहां से भागने लगता है, लेकिन उसी टाइम पे जैंग एक पत्ती का इस्तेमाल करता है और उसको शैडो ब्लेड में बदल देता है, जिसके के साथ वो ब्लेड उड़ते हुए जाती है और उस एल्डर के एक हाथ को काट देती है, जिससे वो धड़ाम से नीचे आके गिरता है। वो एल्डर इस बात से काफी ज्यादा हैरान हो चुका था कि जैंग ने एक पत्ती के साथ ही उसके हाथ को काट दिया और वो जैंग से कहता है कि तुम्हारे जैसा बंदे का यहाँ पे होना नामुमकिन है कि तुम्हारे जैसा कोई वजूद रखता हो और पूरी कल्टीवेशन दुनिया को इसके बारे में ना पता हो, लेकिन जैंग उसे कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं कहता है और वो यूलियन से कहता है जाओ भाई अपना बदला ले लो, लेकिन उसी टाइम में उसे बुल डीमन किंग की आवाज सुनाई देने लगती है और वो एल्डर आगे से कहता है कि अभी भी उसके जीने की उम्मीद बची हुई है। इसके बाद वो बुल डीमन को अपने पास बुलाने लगता है कि मेरी मदद करो आके। जैंग को यकीन नहीं होता है कि अभी तक उस डॉग ने इसका गेम नहीं बचाया। उसी टाइम में हम लोग बुल डीमन किंग को देखते हैं जो कि भागते हुए झाड़ियों के अंदर से निकलता है और इसका भी एक हाथ डॉग ने भाई काट दिया था और वो भी आगे से सिर्फ मदद ही मांगता है। जिसके बाद उन दोनों की नजर एक दूसरे के ऊपर पड़ती है तो दोनों के ही हालात बिल्कुल खराब थे और जैंग की भाई हंसी रुक के नहीं रुक रही थी क्योंकि ये सिचुएशन बहुत ज्यादा हंसी वाली थी। दोनों ही मदद की भीख मांग रहे थे और दोनों के ही हाथ कटे हुए थे। इसके बाद वो दोनों भाई ब्लेम गेम शुरू करते हैं और एक दूसरे के ऊपर इल्जाम डालना शुरू कर देते हैं कि ये सब कुछ इसकी वजह से हुआ था। एल्डर कह रहा था
कि मेरा इससे कोई भी लेना देना नहीं है। इसी ने हमें जोर दिया था पूरी सन फैमिली को डिस्ट्रॉय करने के लिए। और वहीं पे बुल डेमन किंग कह रहा था कि इससे मेरा कोई भी लेना देना नहीं था, इस बुढ़ाऊ ने ही जानबूझ के पूरी फैमिली को मारा था, मैंने इसे कुछ भी नहीं कहा था और यही मेरे साथ भाई कोऑपरेट करना चाहता था। यूलियन आगे बढ़ती है और एल्डर का सर बालों से पकड़ती है और उसे धड़ से अलग कर देती है और उससे कहती है कि जो कोई भी मेरी फैमिली को मारेगा मैं उससे बदला लेके रहूंगी, फिर वो चाहे तुम्हारी गलती हो या नहीं हो। इसके बाद यूलियन रोते हुए कहती है कि उसने अपने सभी लोगों का बदला ले लिया है, अपनी फैमिली, अपनी मदर और अपने फादर का। इसके बाद वो रोना शुरू कर देती है। जैक उसके कंधे के ऊपर हाथ रखता है और उससे कहता है कि तुमने अपना बदला ले लिया है और अभी तुम्हें फ्यूचर में और भी बहुत कुछ करना है। इसके बाद यूलियन उसे गले लगा लेती है और उससे रोने लगती है। इसके बाद जैक की नजर बुल डेमन किंग के ऊपर पड़ती है तो फिर यूलियन जल्दी से आगे बढ़ती है और उसको भी मार गिराती है। लेकिन वहीं पे डॉग अपने मन के अंदर सोचता है कि अभी से फिर से मीट में खाने को मिलेगा और ये काफी ज्यादा लजीज होगा। यूलियन अपने मन के अंदर सोचती है कि अगर जैक ने उसकी मदद न की होती तो फिर वो कभी भी इतनी आसानी के साथ अपना बदला न ले पाती। इसके बाद यूलियन आगे बढ़ती है और वो खुद को पूरी तरीके से जैक के ऊपर निछावर कर देती है और उसे कहती है कि अगर जैक उसे नहाने का भी ऑर्डर देगा तो वो उसके साथ नहा लेगी और वो उसे कभी भी इनकार नहीं करेगी। जैक उसे कहता है कि उसे ये सब करने की जरूरत नहीं है, वो तो चला भाई रोस्टेड मीट पकाने के लिए और वो सभी लोगों को खाना लगाने के लिए बोलता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यही भी खत्म होता है। तो अगर ये सीरीज पहले से एक्सप्लेन है तो माफी दे दो और हम लोग चलो अब पीसी के बारे में बात कर लेते हैं। तो तुम्हें पता होगा कि मैंने एक हफ्ते से वीडियो नहीं डाली है ताकि मैं अपना गेमिंग पीसी बनवा सकूं। वैसे मैं बता दूं कि मुझे एक बात बहुत अच्छे से पता चली है कि चीजें खरीदने से ज्यादा उन्हें सेटअप करने में टाइम लगता है और उस दिन से लेके अभी तक एक हफ्ता हो गया है, लेकिन इसके बावजूद मैंने अभी तक अपना सेटअप नहीं किया है। वैसे मैं बिल्कुल बेशरम हूँ और मुझे अपना कमरा दिखाने में कोई भी शर्म नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें अपनी चड्डी थोड़ी ना दिखा सकता हूँ। और तुम में से कई लोग सोच रहे होंगे कि अगर गेमिंग पीसी लिया है तो बेशक गेमिंग चैनल जरूर खोलूंगा। तो हाँ मैं खोलूंगा, लेकिन अभी नहीं, अभी बहुत सारा काम बाकी है क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं आसानी के साथ वीडियो एडिटिंग और फोटोशॉप यूज कर लूंगा, लेकिन मेरे भाई फटके 4 नहीं 74 हो चुकी है। मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इसके अंदर वीडियो कैसे इंपोर्ट करूं। GTA 5 खोलूं या फिर फोर्जा होराइजन 5 खेलूं, PUBG खेलूं या फ्री फायर खेलूं, कौन सा गेम खेलूं, मुझे यही समझ में नहीं आ रहा है। और गेम से भी बढ़ के आखिर मैं तुम्हें ऐसा क्या दूं जो कि बाकी यूट्यूबर से अलग होगा, जिसको आसान शब्दों में USP कहते हैं, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। और इन्हीं सब चीजों की वजह से मैं काफी ज्यादा कंफ्यूज हूँ और सबसे बड़ी दिक्कत तो यह है कि मैं अपना फेस नहीं दिखाना चाहता, जो कि गेमिंग चैनल्स के लिए बहुत बड़ी बात होती है। इसी वजह से मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ और मैं गेमिंग चैनल के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहा हूँ। मैं कम से कम 3 से 4 महीने खा जाऊंगा गेमिंग चैनल बनाने के बारे में सोचने में, और मैं तब तक के टाइम के लिए तुमसे धीरे धीरे सवाल पूछते रहूंगा कि मैं गेम कौन सा खेलूं, मैं कमेंट्री टाइप करूं या फिर अच्छे से गेम प्ले बना के वीडियो डालूं या फिर उसमें कॉमेडी करूं। और समय के साथ साथ मेरी एडिटिंग स्किल और गेमिंग स्किल भी अच्छी होती जाएंगे, जिससे मैं अपने चैनल को अच्छे से रन कर सकूंगा। और अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं तुम लोगों को अपना पीसी दिखाऊं तो मैं बिल्कुल भी नहीं दिखाऊंगा, ये बात मैं लिख के देता हूँ। जब तक मैं गेमिंग चैनल नहीं खोलूंगा पीसी तो बिल्कुल नहीं दिखाऊंगा। तो गाइस, जैसा कि तुम लोग देख सकते हो यही मेरा गेमिंग पीसी है, जिसको मैंने करेक्ट बजट रेंज के अंदर बनाया है, मात्र 52,000 के अंदर। और मैं तुम लोगों को बता दूं कि इसके अंदर GPU यानी कि ग्राफिक कार्ड नहीं लगा है, और मैंने इसे जानबूझ के नहीं लगाया क्योंकि वो काफी ज्यादा महंगा पड़ रहा था और मैं सस्ता लगाना भी नहीं चाहता था। लेकिन इसके अंदर इसका जो मदरबोर्ड और प्रोसेसर है वो काफी ज्यादा हाई है, वो आसानी के साथ GTA 5 को मक्खन की तरह चला सकता है। और साथ ही में मैंने ज्यादा पैसे नहीं खर्चा किए कीबोर्ड और माउस के ऊपर, क्योंकि वो फैंसी लगते हैं RGB और लाइट की जगह पे। और मैंने स्पीकर भी नहीं खरीदा क्योंकि पैसे नहीं थे यार। बाकी मेरा जो मॉनिटर है वो LG का अल्ट्रा गियर नाम से है, जो कि एक गेमिंग मॉनिटर है, और मैंने इसके अंदर पैसे लगाए क्योंकि स्क्रीन अच्छी दिखेगी तभी तो गेम खेलने में मजा आएगा। और जैसा कि मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है कि इसके अंदर मुझे कुछ भी नहीं आता है सिवाय गेम खेलने के, और मैं अभी के लिए सिर्फ सस्ते वाले गेम खेल रहा हूँ, वो भी एमुलेटर पे, PPSS PP गोल्ड। तो बस यही था मेरा गेमिंग पीसी, और मैंने कहा था कि मैं नहीं दिखाऊंगा, लेकिन मैं तो मैं हूं ना।